नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर बात करने वाले हैं, विशेषण। नमस्ते। हाँ, विशेषण वो शब्द जो हमारी भाषा को आप कह सकते हैं रंग और गहराई देते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ खास बताते हुए। बिल्कुल। और देखिए, हमारे पास जो सामग्री है वो कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से जुड़ी है। हाँ, मैंने देखा यूपी पुलिस, आरओ, बिहार दरोगा, एसएससी जीडी कांस्टेबल, इनके सवाल और हल हैं। सही। तो आज हम इन्हीं के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि विशेषण आखिर है क्या, कैसे काम करते हैं और उन्हें पहचाना कैसे जाए। मतलब हमारी कोशिश रहेगी कि जो जानकारी इन स्रोतों में है उसी के दायरे में रहें। बिल्कुल सही बात है। और ये देखना भी रोचक होगा कि कैसे ये शब्द जो किसी की खूबी, खामी, गिनती या मात्रा बताते हैं, भाषा को ज्यादा सटीक और असरदार बनाते हैं। हाँ। इन स्रोतों में कई अच्छे व्यावहारिक उदाहरण भी हैं। जैसे वो एक सवाल था ना, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? हाँ, वो सवाल मैंने भी देखा। तो हम इस तरह के सवालों और उनकी बारीकियों पर भी गौर करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियादी बात से। विशेषण होते क्या हैं? इन स्रोतों के अनुसार ये वो शब्द हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। गुण, दोष, संख्या, परिमाण, मतलब कुछ भी। हाँ, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो इन स्रोतों में उभर कर आती है वो ये कि विशेषण संज्ञा के दायरे को सीमित कर देते हैं। सीमित कर देते हैं? अच्छा, कैसे? मतलब देखिए, अगर हम कहें किताब, तो कोई भी किताब हो सकती है, हजारों तरह की। लेकिन अगर हम कहें मोटी किताब, तो हमने किताबों के बड़े समूह को सिर्फ मोटी किताबों तक सीमित कर दिया। हाँ, समझ गई। मतलब वो दायरा छोटा हो गया। बिल्कुल, ये भाषा को प्रिसिजन यानी सटीकता देता है। अच्छा, ये बात तो गौर करने लायक है कि ये दायरे को छोटा करके मतलब को साफ करते हैं। स्रोतों में कई तरह के उदाहरण दिए, जैसे सुंदर, अच्छा, कायिक, ऐतिहासिक, पीले, मटमैला। ये सब किसी न किसी चीज या व्यक्ति के गुण या अवस्था बता रहे हैं। बिल्कुल, और सिर्फ गुण ही नहीं, संख्या भी, जैसे 1, 2, कुछ, या अवस्था जैसे शांत, आलसी, प्रवासी। प्रवासी पति वाला उदाहरण था एक। हाँ, वही। या फिर उत्पत्ति से जुड़े शब्द जैसे आग्नेय, मतलब आग से बना हुआ। अच्छा, आग्नेय। या कंठ्य, कंठ से संबंधित। आर्ष, ऋषि संबंधी। ये सारे शब्द क्या कर रहे हैं? ये किसी संज्ञा या सर्वनाम के अर्थ में कुछ जोड़ रहे हैं, उसे ज्यादा विशिष्ट बना रहे हैं। ये तो हुई विशेषण की पहचान। पर कई बार कुछ शब्द लगते विशेषण जैसे हैं पर होते नहीं है। ये पहचानना भी तो जरूरी है ना? बहुत जरूरी है। जैसे स्रोतों में उदाहरण है देवता या राम लक्ष्मण। अब ये तो नाम है यानी संज्ञा है। हाँ। ये विशेषण नहीं है। या फिर तुम, ये तो सर्वनाम है। एकदम सही। इसी तरह भाव बताने वाले शब्द अक्सर विशेषण नहीं होते। जैसे लड़कपन, कठोरता, गर्व, विषाद, शीतलता, ये सब क्या हैं? ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। बिल्कुल, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। या फिर आग, नमक, अंतर, ये भी संज्ञा शब्द हैं। इन्हें विशेषण समझने की भूल हो सकती है, खासकर जब वाक्य थोड़े जटिल हों। हाँ, ये कंफ्यूजन हो सकता है। अच्छा है कि इन स्रोतों में इस तरह के अंतर को स्पष्ट करने वाले उदाहरण दिए गए हैं। हाँ, तो मतलब साफ है, शब्द का प्रकार उसके इस्तेमाल पर बहुत निर्भर करता है। अच्छा, अब ये विशेषण बनते कैसे हैं? क्या इनका कोई पैटर्न है? स्रोत बताते हैं कि कई विशेषण संज्ञा शब्दों से ही बनते हैं। हाँ, ये एक बहुत आम तरीका है। बहुत सारे विशेषण ऐसे ही बनते हैं। जैसे इतिहास से बना ऐतिहासिक। अच्छा। नीति से नैतिक, धर्म से धार्मिक। या जैसे और उदाहरण थे, अंश से आंशिक, काया से कायिक, इंद्रिय से इंद्रिय। नमक से नमकीन। हाँ, नमक से नमकीन, आलस से आलसी, चर्चा से चर्चित। आप देख सकती हैं कि अक्सर संज्ञा के आखिर में कुछ जुड़ जाता है। हाँ, ये साफ दिख रहा है। ये इक, ई, इत जैसे प्रत्यय लग रहे हैं। जैसे ऐतिहासिक में इक लगा। सही। आग्नेय में ए प्रत्यय है, आग से बना। आलसी में ई है। और कुसुमित में इत, जो कुसुम यानी फूल से बना। बिल्कुल, ये प्रत्यय ही संज्ञा शब्दों को विशेषण का रूप दे देते हैं। एक स्रोत में क्रिया या धातु में कृत प्रत्यय लगाकर कृदंत विशेषण बनाने का भी जिक्र है। कृदंत विशेषण? हाँ, और संज्ञा सर्वनाम विशेषण में तद्धित प्रत्यय लगाकर तद्धितांत विशेषण। जैसे स्त्री संज्ञा में प्रत्यय लगाकर स्त्रेण विशेषण बनता है, ये तद्धितांत का उदाहरण हुआ। अच्छा, स्त्रेण। और क्रिया की बात करें तो जैसे लूट धातु से लुटेरा विशेषण बनता है,
ये जानना मतलब व्याकरण की गहराई को दिखाता है। हाँ, ये प्रत्ययों वाला पैटर्न समझना काफी मददगार है। अच्छा, अब आते हैं इनके इस्तेमाल पर। एक आम सोच है कि विशेषण हमेशा उस शब्द से ठीक पहले आता है जिसकी वो विशेषता बता रहा है, जैसे काला घोड़ा। क्या ये हमेशा सच होता है? नहीं, ये एक आम धारणा तो है, पर पूरी तरह सही नहीं है। इन परीक्षा सामग्री में भी ये बात साफ की गई है। अच्छा, तो फिर कैसे होता है? देखिए, विशेषण विशेष्य से पहले भी आ सकता है और बाद में भी। विशेष्य यानी वो शब्द जिसकी विशेषता बताई जा रही है। हाँ, विशेष्य। तो जब विशेषण पहले आता है, जैसे काला घोड़ा, तो उसे कहते हैं उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण, ठीक है। लेकिन जब वो बाद में आए, जैसे यह घोड़ा काला है, हाँ। तो उसे विधेय विशेषण कहा जाता है। अच्छा, यह घोड़ा काला है में काला बाद में आया, तो ये विधेय विशेषण हुआ। बिल्कुल। एक उदाहरण स्रोत में भी था, यह स्थान बहुत अच्छा है। यहाँ अच्छा विशेषण है, और ये स्थान जो विशेष्य है उसके बाद आया है। एकदम सही। तो ये विधेय विशेषण का उदाहरण है। और एक और जरूरी बात है, लिंग और वचन का असर। हाँ, ये तो है। विशेषण का रूप अक्सर विशेष्य के लिंग और वचन के हिसाब से बदलता है। ये बात भी स्रोतों में बताई गई है। हाँ, ये तो हम रोजमर्रा की भाषा में देखते ही हैं। जैसे राजीव एक अच्छा लड़का है, लेकिन सीता एक अच्छी लड़की है। लड़का पुल्लिंग है तो अच्छा, लड़की स्त्रीलिंग है तो अच्छी। बिल्कुल, ये बदलाव अहम है। स्रोतों में ये भी बताया गया है कि क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार विशेषण शब्दों के रूप भी बदलते हैं। हाँ, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे व्याकरण की भाषा में विशेष्य कहते हैं। ये जानना भी जरूरी है। हाँ, विशेष्य। जैसे काला घोड़ा में घोड़ा विशेष्य है, अच्छी लड़की में लड़की विशेष्य है। बिल्कुल। और उदाहरण देखें तो सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, यहाँ पति विशेष्य है और प्रवासी उसका विशेषण। सही। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, यहाँ फूल विशेष्य है और पीले उसका विशेषण। और एक और था, मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। इसमें रंग विशेष्य हुआ। हाँ, रंग विशेष्य है और मटमैला उसका विशेषण। ठीक है, तो विशेषण विशेष्य, उनका स्थान, लिंग, वचन का प्रभाव, ये सब काफी स्पष्ट हुआ। अब एक और शब्द सुनने में आता है, प्रविशेषण। ये क्या चीज है? हाँ, ये भी बड़ा मजेदार है। प्रविशेषण वो शब्द होते हैं जो खुद विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। अरे वाह। हाँ, विशेषण की भी विशेषता, मतलब लेवल बढ़ा दिया। हाँ। कोई उदाहरण? हाँ, जैसे मान लीजिए वाक्य है, मोहन बहुत सुंदर है। यहाँ सुंदर तो विशेषण है जो मोहन की विशेषता बता रहा है। हाँ, लेकिन बहुत शब्द सुंदर की भी विशेषता बता रहा है। कितना सुंदर, भाई बहुत सुंदर। हाँ, तो ये बहुत यहाँ प्रविशेषण है। अच्छा, बहुत सुंदर में बहुत प्रविशेषण है, समझ गई। इसी तरह वो उदाहरण जो आपने दिया था, यहाँ स्थान बहुत अच्छा है, यहाँ अच्छा विशेषण है और बहुत प्रविशेषण। हाँ, क्योंकि वो अच्छा होने की मात्रा या तीव्रता बता रहा है। बिल्कुल। दिलचस्प। इन स्रोतों में ये भी बताया गया है कि कामता प्रसाद गुलू जैसे वैयाकरण ने प्रविशेषण को अंतर्विशेषण भी कहा है। ये जानना अच्छा है कि इसके लिए और भी शब्द है। हाँ, ये पारिभाषिक जानकारी है, लेकिन मूल बात यह है कि प्रविशेषण विशेषण के अर्थ को और ज्यादा निखारता है, उसमें तीव्रता या कमी लाता है। हमने परिभाषा, पहचान, बनावट, प्रयोग और प्रविशेषण देख लिया। क्या इन स्रोतों में विशेषण के प्रकारों का भी जिक्र है? हाँ, संक्षिप्त रूप से है। एक स्रोत के मुताबिक विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद माने जाते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणबोधक और सार्वनामिक। 4 भेद? हाँ, हालांकि उस खास स्रोत में चौथे का नाम थोड़ा अस्पष्ट सा था, पर आमतौर पर यही 4 भेद माने जाते हैं व्याकरण में। हमारे पास जो उदाहरण आए उनमें कौन से प्रकार ज्यादा दिखे? ज्यादातर तो गुणवाचक ही थे, जैसे सुंदर, अच्छा, कायिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, मटमैला, पीले, आलसी। ये सब गुण, दशा या अवस्था बता रहे हैं। हाँ, ये सब गुण हैं। कुछ संख्यावाचक भी थे, जैसे 1, 2, 3। और कुछ, जैसे कुछ नए कपड़े वाले वाक्य में अगर हो तो? हाँ, कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि ये कोई तय संख्या नहीं बता रहा। अच्छा, अनिश्चित संख्यावाचक। हाँ, इसी तरह एक स्रोत में 1 रोटी और 2 वाक्य में और को भी विशेषण माना गया है। और को? वो कैसे? वहां उसका मतलब शायद अधिक या अतिरिक्त के तौर पर लिया गया है, जो फिर से अनिश्चितता की ओर इशारा करता है। ये थोड़ा अलग है। और एक उदाहरण था जैसा।
जैसा काम वैसा दाम वाले वाक्य में इसे भी विशेषण माना गया है। हाँ, क्योंकि यहाँ जैसा शब्द काम की विशेषता या प्रकार बता रहा है ना। जैसा काम, किस तरह का काम, जैसा, तो इसे भी विशेषण की श्रेणी में रखा गया है। अच्छा, हाँ, इस तरह से देखें तो सही लगता है। ये दिखाता है कि विशेषण का दायरा कितना बड़ा हो सकता है। बिल्कुल। तो इन स्रोतों की मदद से हमने विशेषण को काफी करीब से देखा, उसकी परिभाषा, उसे पहचानने के तरीके, संज्ञा और क्रिया से उसके बनने की प्रक्रिया। हाँ, और ये भी देखा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इन पर कैसे सवाल बनते हैं। इससे पता चलता है कि व्याकरण की ये बारीकियां व्यवहारिक रूप से कितनी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। याद है वो शुरू वाला सवाल, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। हाँ। उसमें कितने विशेषण थे? स्रोत के अनुसार उसमें 3 विशेषण थे, अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय। ध्येय भी? वो कैसे? हाँ, यहाँ ध्येय शब्द सौंदर्य की विशेषता बता रहा है, मतलब ध्येय रूपी सौंदर्य, इसलिए उसे विशेषण माना गया है। अच्छा, ये तो वाक्य के अर्थ पर निर्भर करता है। ये वाक्य इन अवधारणाओं को समझने के लिए वाकई अच्छा उदाहरण था ना? और एक और दिलचस्प बात जो इन स्रोतों में मिली वो ये कि अंकित जैसा शब्द हाँ, प्रयोग के आधार पर विशेषण भी हो सकता है और विशेष्य यानी संज्ञा भी। बिल्कुल। और यही बात हमें भाषा की सबसे रोचक सच्चाई की ओर ले जाती है क्या? कि शब्दों का अर्थ और उनका व्याकरणिक कार्य अक्सर वाक्य में उनके प्रयोग और संदर्भ पर निर्भर करता है। कोई शब्द हमेशा एक ही भूमिका में बंधा नहीं रहता, वो बदल सकता है। सही कहा। ये एक अहम सीख है, मतलब रटना नहीं, समझना जरूरी है कि वाक्य में शब्द क्या काम कर रहा है। एग्जैक्टली। शायद अगली बार हम जब कुछ पढ़ें या सुने तो इन विशेषणों और प्रविशेषणों पर थोड़ा ध्यान देना, उन्हें पहचानने की कोशिश करना, ये भाषा की समझ को और गहरा करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। निश्चित रूप से। ये सिर्फ व्याकरण का अभ्यास नहीं है, बल्कि अपनी भाषा की सुंदरता और उसकी बारीकियों को सराहने का भी एक तरीका है। इससे न केवल हमारी समझ बेहतर होगी, बल्कि हम खुद भी भाषा का प्रयोग ज्यादा प्रभावी ढंग से कर पाएंगे। बिल्कुल। नमस्कार और आज की इस चर्चा में स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण की एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी कड़ी पर बात करेंगे। जी बिल्कुल। गुणवाचक विशेषण। जी बिल्कुल। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो खास तौर पर विशेषणों पर ध्यान देते हैं और ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। तो आज हमारा मकसद क्या है? हम समझना चाहते हैं कि ये गुणवाचक विशेषण आखिर होते क्या हैं, वाक्यों में इन्हें कैसे पहचाने और ये कैसे किसी संज्ञा या सर्वनाम के मायने को और ज्यादा मतलब साफ और रंगीन बना देते हैं। बिल्कुल। ये बातचीत उन सभी के लिए फायदेमंद होगी जो हिंदी व्याकरण की अपनी समझ को मजबूत करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। एक आम सा वाक्य लेते हैं, जैसे स्रोतों में एक उदाहरण दिया गया था, ठंडा पानी पीना चाहिए। हाँ। अब यहाँ ये जो शब्द है ठंडा, हाँ, ठंडा, ये क्या काम कर रहा है? देखिए, ये शब्द पानी की एक खासियत बता रहा है, उसकी प्रकृति, उसकी अवस्था बता रहा है। अच्छा। और यहीं से मतलब गुणवाचक विशेषण की बात शुरू होती है। आसान शब्दों में कहें तो गुणवाचक विशेषण वो शब्द हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण यानी अच्छाई, दोष यानी बुराई, रूप, रंग, आकार, अवस्था या जिसे दशा कहते हैं, या फिर स्वभाव के बारे में बताते हैं। ओके। जैसे बुरा, भला, सुंदर, खट्टा, मीठा, लाल, हरा, छोटा, बड़ा, गरम, ठंडा, ये सब गुणवाचक विशेषण के ही उदाहरण हैं। ठीक है, परिभाषा तो समझ आई, पर वाक्यों में इन्हें पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कई बार लगता है कि कोई शब्द विशेषता बता रहा है, पर वो गुणवाचक है या नहीं, ये कैसे तय करें? जैसे स्रोतों में कुछ खालिस्तान भरने वाले प्रश्न थे। आपकी कविता है और सही जवाब था श्रेष्ठ, या आकाश बहुत है और जवाब था विशाल। हाँ, ये अच्छे उदाहरण है पहचानने के लिए। देखिए, श्रेष्ठ शब्द जो है वो कविता की गुणवत्ता बता रहा है ना? हाँ। उसकी उत्कृष्टता। हाँ। और विशाल शब्द आकाश के आकार या उसकी व्यापकता का गुण बता रहा है। बिल्कुल। तो दोनों ही मामलों में ये शब्द सीधे सीधे संज्ञा, कविता या आकाश की किसी न किसी विशेषता या गुण को उजागर कर रहे हैं। अच्छा। यही गुणवाचक विशेषण की मुख्य पहचान है। वो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था वगैरह को सीधे तौर पर बताएगा। पर क्या ऐसा होता है कि कोई शब्द विशेषता तो बता रहा हो पर वो गुणवाचक ना हो? मुझे याद एक सवाल था जिसमें पूछा गया था कि दिए गए शब्दों में कौन सा गुणवाचक नहीं है। हाँ। और उसका जवाब सब था। बिल्कुल,
ये एक अहम बिंदु है। देखिए, विशेषण कई तरह के होते हैं। अब ये जो सब शब्द है, ये संख्या बता सकता है, जैसे सब लोग। हाँ। या कभी-कभी मात्रा भी, जैसे सब कुछ। लेकिन ये किसी चीज या व्यक्ति का गुण, दोष, रंग या आकार नहीं बताता। इसीलिए सब गुणवाचक विशेषण नहीं है, भले ही वो किसी समूह की बात कर रहा हो। ठीक। इसके उलट उसी स्रोत में दिए गए दूसरे शब्द, जैसे प्राचीन, ये समय या अवस्था बता रहा है। पालतू, ये स्वभाव या दशा बता रहा है। या तिरछा, ये आकार या स्थिति बता रहा है। ये सभी गुणवाचक हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये किसी न किसी गुण या विशेषता को दर्शा रहे हैं। अच्छा, एक और शब्द है जिस पर अक्सर दुविधा होती है, गुस्सा। क्या ये गुणवाचक विशेषण है? सुनने में तो ये एक भावना या गुण जैसा लगता है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। गुस्सा अपने आप में एक भाववाचक संज्ञा है। ओह, संज्ञा। हाँ, ये एक भावना, एक इमोशन का नाम है, ये विशेषण नहीं है। अच्छा। हाँ, अगर हम कहें गुस्सैल व्यक्ति, तो यहाँ गुस्सैल शब्द व्यक्ति का स्वभाव या गुण बता रहा है। हाँ। इसलिए गुस्सैल गुणवाचक विशेषण है, लेकिन अकेला गुस्सा शब्द वो संज्ञा है। समझ गया। इसी तरह स्रोत में दिए गए दूसरे शब्द, जैसे गंभीर, भावुक, शांत, ये सीधे तौर पर किसी व्यक्ति या स्थिति के गुण बता रहे हैं, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है। इसी फर्क को और साफ करने के लिए एक और उदाहरण देखते हैं। स्रोत में शब्द थे अधिक, प्रत्येक, सौगुना और भला। हाँ। इनमें से अधिक क्या बता रहा है? मात्रा। जैसे अधिक खाना। प्रत्येक और सौगुना, ये संख्या बता रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति 100 गुना लाभ। सही। तो ये गुणवाचक नहीं है। लेकिन भला शब्द, जैसे भला आदमी, ये व्यक्ति के गुण या उसकी अच्छी दशा को बताता है। बिल्कुल। इसलिए ये गुणवाचक है। तो आप देख सकते हैं कि शब्द क्या बता रहा है, गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा या फिर संख्या, मात्रा, ये पहचानना बहुत जरूरी है। हाँ, ये अंतर साफ होना बहुत जरूरी है। श्रोतों में और भी कई उदाहरण थे जो इस बात को पुख्ता करते हैं। जैसे एक वाक्य था, दृश्य मनोरम था। हाँ। यहाँ मनोरम शब्द दृश्य के गुण को बता रहा है। बिल्कुल। दृश्य कैसा था? मनोरम। कहीं ईमानदार शब्द का जिक्र था, जो व्यक्ति का गुण है। एक वाक्य था, दिल्ली में ऊंची इमारतें हैं। हाँ। यहाँ ऊंची शब्द इमारतों के आकार या गुण को बताता है। और चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, इसमें चरित्रवान व्यक्ति का गुण है। बिल्कुल सही। ये सारे शब्द मनोरम, ईमानदार, ऊंची, चरित्रवान अपनी अपनी संज्ञाओं की, दृश्य, व्यक्ति, इमारतें, फिर व्यक्ति, इनकी किसी न किसी खासियत को बता रहे हैं। हाँ। इसीलिए ये सब गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में आते हैं। कभी कभी एक ही वाक्य में कई विशेषण होते हैं। जैसे कुछ उदाहरण थे। हाँ। लंबा आदमी। हाँ। नीली कमीज, अच्छा लड़का। ये तो सीधे सीधे गुणवाचक लग रहे हैं। हाँ, ये बहुत स्पष्ट उदाहरण है। लंबा आदमी के आकार को बता रहा है। आकार। हाँ। नीली कमीज के रंग को। रंग। और अच्छा लड़के के गुण को। तीनों ही गुणवाचक हैं। ठीक। लेकिन यहाँ ये देखना भी दिलचस्प है कि इसी तरह के एक प्रश्न में एक और वाक्य था, इस साल कम उपज हुई। अब यहाँ कम शब्द उपज की मात्रा बता रहा है। मात्रा। हाँ, उसका कोई गुण नहीं, इसलिए कम यहाँ गुणवाचक नहीं बल्कि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अच्छा, परिमाणवाचक। हाँ, तो इससे फिर वही बात सामने आती है कि संदर्भ और शब्द का अर्थ समझना जरूरी है। बिल्कुल। और अगर कोई कहे अधिक बलवान या वाक्यांश हो उस जैसा जिंदा दिल इंसान, यहाँ स्थिति थोड़ी और जटिल लगती है। हाँ, इसे तोड़कर देखते हैं। बलवान शब्द तो साफ तौर पे गुण बता रहा है ना? हाँ। शक्ति का गुण। हाँ, बलवान मतलब शक्तिशाली। तो ये गुणवाचक है। अब इसमें जो अधिक लगा है, हाँ, अधिक, वो बलवान की मात्रा या तीव्रता को बढ़ा रहा है। अच्छा। ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताएं, उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण। हाँ, तो यहाँ अधिक प्रविशेषण है, पर मूल विशेषण बलवान गुणवाचक ही है। समझ गया। दूसरा उदाहरण, उस जैसा जिंदा दिल इंसान। यहाँ सिर्फ जिंदा दिल नहीं बल्कि पूरा वाक्यांश उस जैसा जिंदा दिल मिलकर इंसान की विशेषता बता रहा है। पूरा वाक्यांश। हाँ, ऐसे वाक्यांश को विशेषण पदबंध कहते हैं, मतलब शब्दों का समूह जो विशेषण का काम करें। ओके, विशेषण पदबंध। इसमें मुख्य शब्द जिंदा दिल है, लाइवली, जो इंसान का गुण है, तो ये गुणवाचक विशेषण से जुड़ा पदबंध है। अच्छा, तो ये प्रविशेषण और विशेषण पदबंध
भी ध्यान में रखने होंगे। अब एक और सवाल मन में आता है, पूछिए। क्या गुणवाचक शब्द हमेशा ऐसे ही होते हैं, जैसे ठंडा, अच्छा, लंबा, या ये बनाए भी जाते हैं? स्रोत में पतला शब्द को मूल विशेषण कहा गया था। हाँ, बिल्कुल। पतला अपने आप में एक मूल गुणवाचक विशेषण है, ये किसी से बना नहीं है। लेकिन हिंदी में बहुत सारे गुणवाचक विशेषण दूसरे शब्दों से, खासकर संज्ञा शब्दों से बनाए जाते हैं। अच्छा। हाँ, और ये बनाने का काम अक्सर शब्दों के अंत में कुछ खास अक्षर या अक्षर समूह जोड़कर किया जाता है, जिन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय लगाकर? क्या आप कुछ उदाहरण दे सकती हैं? जरूर जरूर। जैसे स्रोतों में कई उदाहरण थे। हाँ। संज्ञा है अर्थ, उसमें एक प्रत्यय लगाया तो बना आर्थिक। आर्थिक, हाँ। परिवार संज्ञा है, एक लगाया तो पारिवारिक। पारिवारिक। संस्कृति से सांस्कृतिक, अध्यात्म से आध्यात्मिक। इसी तरह काटा जो संज्ञा है, उसमें ईला प्रत्यय लगाकर बना कंटीला, ये गुणवाचक विशेषण हो गया। कंटीला रास्ता, हाँ। चमक संज्ञा से ईला लगाकर चमकीला। कृपा संज्ञा से आलू प्रत्यय लगाकर कृपालु। अच्छा, कृपालु राजा। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि संज्ञा शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए गुणवाचक विशेषण बनाना एक आम प्रक्रिया है। लेकिन हाँ, सुंदर, अच्छा, बुरा जैसे कई शब्द मूल रूप से ही विशेषण हैं। ये तो काफी दिलचस्प है कि कैसे भाषा में नए शब्द बनते हैं और अर्थ बदलते हैं। अब क्या इन गुणवाचक विशेषणों के भी अलग अलग प्रकार होते हैं? मैंने स्रोतों में पढ़ा कि इनके 7 भेद या प्रकार बताए गए। ये तो और गहराई वाली बात हो गई। हाँ, देखिए, व्याकरण में चीजों को बेहतर ढंग से समझने और समझाने के लिए वर्गीकरण किया जाता है। सही है। गुणवाचक विशेषण किस तरह का गुण बता रहे हैं, इस आधार पर उन्हें कुछ मुख्य भेदों में बांटा गया है। ये भेद हमें विशेषण के अर्थ को और बारीकी से पकड़ने में मदद करते हैं। स्रोत के हिसाब से 7 मुख्य भेद हैं। हालांकि हर व्याकरण की किताब में संख्या थोड़ी अलग हो सकती है, पर मुख्य विचार यही रहता है। अच्छा। संक्षेप में देखें तो पहला है गुणबोधक। ये सबसे आम है, जो सीधे सीधे गुण या दोष बताते हैं। गुण या दोष? हाँ, जैसे अच्छा, बुरा, भला, झूठा, सच्चा, दानी, न्यायी, कृपालु, योग्य, कुशाग्र मतलब तेज बुद्धि वाला। हाँ, कुशाग्र। समझदार, बुद्धिहीन, उचित, शालीन, विद्वान, सच्चा, चरित्रवान, नटखट, चंचल, ये सब। ठीक है। दूसरा रंग बोधक। नाम से ही साफ है, रंग बताते हैं। लाल, पीला, नीला, हरा, काला, सफेद, बैंगनी। आसान है। तीसरा आकार बोधक। ये आकार या बनावट बताते हैं। गोल, चौकोर, सुडौल, लंबा, छोटा, ऊंचा, नीचा, मोटा, पतला, नुकीला, तिरछा। चौथा स्थान बोधक। ये स्थान या क्षेत्र से संबंध बताते हैं, जैसे भारतीय, चीनी, जापानी, शहरी, ग्रामीण, बनारसी, मद्रासी, बिहारी, भीतरी, बाहरी, दायां, बायां, क्षेत्रीय, पर्वतीय, पठारीय। ओके। पांचवा कालबोधक, जो समय से संबंधित विशेषता बताते हैं। नया, पुराना, ताज़ा, बासी, प्राचीन, अगला, पिछला, मौसमी, वार्षिक। ठीक। छठा दशाबोधक। ये अवस्था या स्थिति बताते हैं, जैसे दुबला, पतला, मोटा, भारी, पिघला, गाढ़ा, गीला, सूखा, घना, रोगी, स्वस्थ, अमीर, गरीब, धुंधला, फीका। फीका, हाँ, जैसे फीकी चाय। बिल्कुल। और 7वां सदृश्यवाचक या दृष्टव्य। ये समानता या तुलना दिखाते हैं, अक्सर सा, सी, से लगाकर बनते हैं। अच्छा, वो सा सी वाला। हाँ, जैसे पीला सा मतलब थोड़ा पीला, तुम सा, मुझसा, बड़ा सा, छोटी सी। या जैसे स्रोत में था चांदी खोटी सी मतलब थोड़ी खोट वाली। या सरीखा शब्द भी इसी में आता है। अरे वाह, ये वर्गीकरण तो सच में बहुत मददगार है। अब जैसे उदाहरण था फीकी चाय, तो फीकी दशाबोधक हो गया, या स्वाद के लिहाज से गुणबोधक भी कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। दशा या गुण दोनों में आ सकता है। शालीन लड़का में शालीन गुणबोधक है, विद्वान व्यक्ति में विद्वान गुणबोधक, सच्चे देशभक्त में सच्चे गुणबोधक, चंचल बालक में चंचल गुणबोधक स्वभाव बता रहा है, नीली साड़ी में नीली रंगबोधक, पर्वतीय दृश्य में पर्वतीय स्थान बोधक। ये तो अब ज्यादा स्पष्ट हो गया। बिल्कुल, ये भेद रटने के लिए नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए है कि गुणवाचक विशेषण कितने अलग अलग तरह की जानकारी दे सकते हैं। सही है। अब एक आखिरी सवाल जो अक्सर उलझन पैदा करता है, वो है संदर्भ। हाँ, संदर्भ बहुत जरूरी है। कभी कभी एक ही शब्द अलग अलग भूमिका में होता है। जैसे एक उदाहरण था जहां वाक्य था एक गिलास दूध लाओ,
इसमें गुणवाचक विशेषण क्यों नहीं माना गया? दूध के तो गुण हो सकते हैं, ठंडा, गरम, मीठा। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये संदर्भ के महत्व को दिखाता है। वाक्य है, 1 ग्लास दूध लाओ। यहाँ एक शब्द ग्लास की संख्या बता रहा है। अच्छा, ग्लास की संख्या। हाँ, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और वो गिलास की विशेषता है, न कि दूध की। इस वाक्य में दूध कैसा है, ठंडा, गरम, मीठा, ये नहीं बताया गया है। नहीं बताया गया, इसलिए यहाँ गुणवाचक विशेषण नहीं है। अब इसी स्रोत के दूसरे वाक्य देखिए, दूध ठंडा है। हाँ। यहाँ ठंडा गुणवाचक है, दूध का गुण बता रहा है। मुझे गरम दूध चाहिए, यहाँ गरम गुणवाचक है। दूध मीठा नहीं है, यहाँ मीठा गुणवाचक है, स्वाद बता रहा है। समझ गया। तो वाक्य में शब्द किसकी और क्या विशेषता बता रहा है, ये देखना जरूरी है। यानी हमें ये देखना है कि शब्द सीधे तौर पर संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, आकार वगैरह के बारे में कुछ बता रहा है या नहीं। बिल्कुल। एक और उदाहरण था, यह चांदी खोटी सी दिखती है। यहाँ खोटी सी का क्या मतलब हुआ? यहाँ खोटी सी चांदी के गुण को ही बता रहा है कि वो पूरी तरह शुद्ध नहीं है, उसमें कुछ मिलावट का आभास है। अच्छा। जैसा हमने भेदों में देखा था, सी लगाने से अक्सर गुण की निश्चितता कम हो जाती है या हल्कापन आ जाता है, थोड़ी खोट वाली जैसा भाव। तो ये भी गुणवाचक ही है, जो चांदी की दशा या गुण बता रहा है। इसी तरह मीठा अमरूद में मीठा अमरूद का गुण स्वाद है, इसलिए गुणवाचक। सही। या अगर शब्दों के समूह में से गुणवाचक छांटना हो, जैसे चमकीला या नीला, तो ये सीधे सीधे गुण या रंग बता रहे हैं। बिल्कुल। तो मुख्य बात यही है कि गुणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के स्वाभाविक या अर्जित गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, स्थिति, दशा, स्थान, समय, इन सब का बोध कराते हैं। इन्हें पहचानना और सही ढंग से इस्तेमाल करना भाषा को सटीक और प्रभावशाली बनाता है। तो आज हमने गुणवाचक विशेषणों की दुनिया में एक अच्छी खासी यात्रा की। हमने समझा कि ये क्या होते हैं, इन्हें कैसे पहचानें, और ये कैसे संज्ञा या सर्वनाम को ज्यादा मायने देते हैं। हमने ये भी देखा कि ये कैसे दूसरे प्रकार के विशेषणों से अलग हैं, जैसे संख्यावाचक, परिमाणवाचक, और कैसे कुछ शब्द जैसे भाववाचक संज्ञाएं, गुस्सा, वो विशेषण नहीं होते। सही। हमने विशेषण बनाने के तरीके, मतलब प्रत्यय लगाकर, और उनके विभिन्न भेदों पर भी बात की, गुणबोधक, रंगबोधक, आकारबोधक वगैरह, जिससे उनकी पहचान और आसान हो जाती है। जी। और सबसे जरूरी बात, हमने संदर्भ के महत्व को समझा कि वाक्य में शब्द का सही अर्थ और भूमिका पहचानना कितना अहम है। आपने बहुत अच्छे से सार प्रस्तुत किया। गुणवाचक विशेषण सिर्फ व्याकरण का हिस्सा नहीं है, ये हमारी भाषा की आत्मा है एक तरह से। कह सकते हैं। ये हमारी अभिव्यक्ति को गहराई और सजीवता देते हैं। सोचिए, अगर हम सिर्फ कहें लड़का और फिर कहें एक लंबा, ईमानदार, समझदार लड़का, दोनों में कितना फर्क है। बहुत फर्क है। ये फर्क गुणवाचक विशेषण ही लाते हैं। वे हमें दुनिया को सिर्फ देखने में नहीं, बल्कि उसे महसूस करने, उसकी बारीकियों को समझने में मदद करते हैं। बिल्कुल। यहाँ सुनने वालों के लिए सोचने की एक बात छोड़ जाते हैं। अगली बार जब कोई कुछ पढ़े, लिखे या सुने, तो थोड़ा रुक कर ध्यान दें। चीजों, लोगों या जगहों का वर्णन करने के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, कौन से शब्द उनके रंग, रूप, आकार, गुण या अवस्था को उभार रहे हैं। क्या उनमें से गुणवाचक विशेषणों को पहचाना जा सकता है? हाँ, ये अच्छा अभ्यास रहेगा। ये छोटा सा ध्यान भाषा की समझ को तो बेहतर करेगा ही, साथ ही भाषा की सुंदरता और उसकी ताकत का भी एहसास कराएगा। स्वागत। आज हम हिंदी व्याकरण के एक दिलचस्प पर हाँ कभी-कभी थोड़ा सा उलझाने वाले टॉपिक पर बात कर रहे हैं, सार्वनामिक विशेषण। जी। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, उदाहरण है, और हाँ, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए कुछ सवाल भी हैं। इनसे ना इस विषय को समझने में काफी मदद मिलती है। तो हमारा मकसद है कि इसे आसान बनाएं और जो मुख्य बातें हैं ना, उन्हें सामने लाएं। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। देखिए, सरल शब्दों में अगर कहें तो सार्वनामिक विशेषण असल में सर्वनाम ही होते हैं। अच्छा। लेकिन वाक्य में उनका रोल थोड़ा बदल जाता है। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा शब्द से, मतलब नाउन से, ठीक पहले आ जाए। ठीक पहले? हाँ, ठीक पहले, और उसकी तरफ इशारा करे या उसकी कोई विशेषता बताए, तो वो फिर विशेषण की तरह काम करने लगता है। ओह। इसीलिए उसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण, मतलब सर्वनाम से बना हुआ विशेषण। अच्छा,
यानी है तो सर्वनाम पर काम कर रहा है विशेषण का। जैसे वो एक उदाहरण होता ना, यह घर मेरा है। हाँ बिल्कुल। इसमें ये है तो सर्वनाम, पर क्योंकि ये संज्ञा घर से ठीक पहले आया है और उसी घर की तरफ इशारा कर रहा है, तो यहाँ ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। एकदम सही पकड़ा आपने। यही इसका आप कह सकते हैं मूल फंडा है। अब इसमें कुछ बारीकियां भी हैं। एक जरूरी नियम जो ध्यान रखना होता है वो ये कि सारे सर्वनाम ऐसे विशेषण नहीं बनते। अच्छा, सारे नहीं। खास तौर पे पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे मैं, तू, वह, हम, तुम, वे, और निजवाचक सर्वनाम जैसे आप, जब ये संज्ञा से पहले आते हैं ना, तो आमतौर पे इन्हें इस श्रेणी में नहीं गिना जाता। ओ, ये तो सच में जरूरी बात है। मतलब अगर मैं कहूँ मैं लड़की या तुम आदमी, तो इसमें मैं और तुम सार्वनामिक विशेषण नहीं माने जाएंगे, भले ही वो संज्ञा से पहले हैं। सामान्यता नहीं, जो व्याकरण के नियम है वो अक्सर इन्हें इस श्रेणी से बाहर रखते हैं। पर क्यों? इसका कोई कारण? शायद वजह यह है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का मुख्य काम व्यक्ति या वस्तु का बोध कराना होता है, न कि उसकी तरफ संकेत करके विशेषता बताना। हालांकि वह जैसा शब्द है ना, वो पुरुषवाचक भी होता है और निश्चयवाचक भी। हाँ, ये तो है। तो वहां संदर्भ देखना पड़ता है। जब वह किसी खास व्यक्ति या चीज की ओर इशारा करे और संज्ञा से ठीक पहले आए, तब वो सार्वनामिक विशेषण हो सकता है। हाँ, ये थोड़ा सा पेचीदा है। जैसे मान लीजिए वाक्य है, वह नौकर नहीं आया। यहाँ वह किसी खास नौकर की तरफ इशारा कर रहा है और नौकर संज्ञा से ठीक पहले है, तो यहाँ वह सार्वनामिक विशेषण हुआ। बिल्कुल। यहाँ वह एक निश्चयवाचक सर्वनाम की भूमिका में है जो विशेषण का काम कर रहा है। बिल्कुल सही। ठीक है। इसी तरह एक और उदाहरण था, यह पुस्तक किसकी है। हाँ। इस वाक्य में यह शब्द पुस्तक यानी संज्ञा के लिए आया है, उसकी ओर संकेत कर रहा है, तो ये भी यहाँ सार्वनामिक विशेषण है। ये यह और वह तो सबसे आम उदाहरण है इसके। हाँ, ये तो बहुत दिखते हैं, और ये सिर्फ निश्चित चीजों की तरफ ही इशारा नहीं करते। शायद मैंने एक और उदाहरण देखा था, कोई आदमी आया है। यहाँ कोई शब्द आदमी के बारे में बता तो रहा है, पर पक्का नहीं पता कौन, तो क्या कोई भी सार्वनामिक विशेषण हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। कोई क्या है, ये एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हाँ। तो जब ये संज्ञा आदमी से पहले आया, तो ये उस आदमी की अनिश्चितता वाली विशेषता बता रहा है। इसलिए कोई यहाँ पर अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण का एक अच्छा उदाहरण है। अच्छा। इसी तरह प्रश्नवाचक सर्वनाम भी बन सकते हैं, जैसे कौन लोग आए थे। इसमें कौन या क्या बात हुई, इसमें क्या, ये भी संज्ञा से पहले आकर विशेषण बन सकते हैं। अरे वाह, ये तो काफी, मतलब इसका दायरा काफी बड़ा है। निश्चयवाचक यह वह, अनिश्चयवाचक कोई कुछ, प्रश्नवाचक कौन क्या किस, ये सब अगर संज्ञा से ठीक पहले आए और उसकी कोई विशेषता बताएं, हाँ, तो सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। बस शर्त यह है कि वो पुरुषवाचक या निजवाचक न हो। मोटे तौर पर हाँ, बिल्कुल यही नियम है। अब देखिए, इसमें एक और परत है। अच्छा, और क्या? इन सार्वनामिक विशेषणों के भी प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से दो भेद माने जाते हैं, मौलिक और यौगिक। मौलिक और यौगिक, ये क्या है? ये कैसे अलग हैं? देखिए, मौलिक सार्वनामिक विशेषण वो होते हैं जो अपने मूल रूप में ही, मतलब बिना किसी बदलाव के, संज्ञा से पहले लग जाते हैं। अच्छा, जैसे हमने अभी उदाहरण देखे, यह घर, वह लड़का, कोई व्यक्ति, कौन किताब। यहाँ यह, वह, कोई, कौन अपने असली रूप में है ना? हाँ, है। तो ये मौलिक हो गए। ठीक है, ये तो आसान लगा। तो फिर यौगिक क्या हुए? यौगिक सार्वनामिक विशेषण वो होते हैं जो मूल सर्वनामों में कुछ प्रत्यय वगैरह जोड़कर बनते हैं। मतलब उनका रूप थोड़ा बदल जाता है। रूप बदल जाता है? कैसे? जैसे यह से बन सकता है ऐसा, इतना, इतनी। वह से बन सकता है वैसा, उतना, उतनी। ओ। कौन से कैसा, कितना, कितनी। जो से जैसा, जितना, जितनी। ये जो बदले हुए रूप है ना, ये यौगिक कहलाते हैं। अच्छा, तो जैसे एक वाक्य था, ऐसा आदमी नहीं देखा। हाँ, यहाँ आदमी संज्ञा है और उससे ठीक पहले ऐसा आया है, और ऐसा तो यह या वह का बदलावा रूप लग रहा है, तो ऐसा यहाँ पर यौगिक सार्वनामिक विशेषण हुआ। बिल्कुल सही, बिल्कुल। इसी तरह अगर कहें कैसा घर चाहिए, तो इसमें कैसा जो कौन से बना है, वो यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। या जितने आम चाहिए ले लो,
इसमें जितने जो से बना है यौगिक सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि ये आम संज्ञा से पहले आया है। ये मौलिक और यौगिक का फर्क समझना भी जरूरी है। इससे पता चलता है कि सिर्फ मूल सर्वनाम ही नहीं, बल्कि उनसे बने हुए शब्द भी ये भूमिका निभा सकते हैं। सही बात। अब एक और उदाहरण था, जैसे उस कुर्सी को यहाँ रख दो। यहाँ उस शब्द है, ये वह का ही एक रूप लग रहा है जो कुर्सी संज्ञा की तरफ इशारा कर रहा है। तो उस भी सार्वनामिक विशेषण हुआ, पर ये मौलिक होगा या यौगिक? ये वह का बदला हुआ रूप तो है कारक की वजह से, पर इसमें वैसा जैसा प्रत्यय तो नहीं लगा, तो शायद मौलिक। हाँ, आपका सोचना सही दिशा में है। उस, इस, उन, इन जैसे जो रूप है ना, उन्हें आमतौर पर मौलिक के अंदर ही रखा जाता है। अच्छा। क्योंकि ये मूल सर्वनाम वह, यह के ही अलग अलग कारक या वचन के रूप हैं। इनमें वो सा, तना जैसे अलग से प्रत्यय नहीं लगे हैं, जिनसे वैसा या इतना जैसे शब्द बनते हैं। समझ गए। तो उस कुर्सी में उसको मौलिक सार्वनामिक विशेषण ही माना जाएगा। इसी तरह एक और वाक्य था, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। हाँ, इसमें भी उस ग्रंथ संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है, तो ये भी मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। लगता है ये, वह और उनके ये रूप, इस, उस, इन, उन, ये सच में बहुत ही आम है इस रूल में। लगभग हर दूसरे उदाहरण में यही नजर आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। निश्चयवाचक सर्वनामों का विशेषण के तौर पर इस्तेमाल बहुत होता है। यहाँ सबसे जरूरी बात जो पकड़नी है वो यही है कि किसी शब्द का प्रकार क्या है, ये उसके प्रयोग पर निर्भर करता है। प्रयोग पर। हाँ, एक ही शब्द वह है, वो कभी सिर्फ सर्वनाम हो सकता है, जैसे वह कल आया था। ठीक। और कभी सर्वनामिक विशेषण, जैसे वह लड़का कल आया था। अच्छा। तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि क्या वो संज्ञा के ठीक पहले आकर उसकी ओर इशारा या विशेषता बता रहा है। अगर हाँ, तो वो सर्वनामिक विशेषण है। और ये पहचानना इसीलिए भी जरूरी है ना, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में ऐसे सवाल आ जाते हैं जहां यही पूछते हैं कि ये शब्द सर्वनाम है या विशेषण। बिल्कुल। जैसे सवाल हो सकता है, वह नौकर ईमानदार है, इसमें वह क्या है? तो जवाब होगा सार्वनामिक विशेषण। सही। लेकिन अगर वाक्य सिर्फ इतना हो, वह ईमानदार है, तो यहाँ वह सिर्फ सर्वनाम है, क्योंकि उसके तुरंत बाद संज्ञा नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, संदर्भ ही सब कुछ है। अब एक और स्थिति देखिए जो थोड़ी और उलझन पैदा कर सकती है। अच्छा, कौन सी? एक वाक्य है, उस घर में मेरा दोस्त रहता है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है। हमने अभी बात की कि उस यहाँ घर संज्ञा के लिए आया है, तो ये तो सार्वनामिक विशेषण हो गया, मौलिक वाला। हाँ, ये तो अब साफ है। लेकिन इसी वाक्य में मेरा शब्द भी है। हाँ, मेरा दोस्त। और मेरा शब्द दोस्त संज्ञा से ठीक पहले आया है, तो क्या मेरा भी सार्वनामिक विशेषण है? ये तो अच्छा सवाल है। सोचें तो, मेरा शब्द दोस्त के बारे में बता रहा है। किसका दोस्त? मेरा दोस्त। और ये दोस्त संज्ञा से ठीक पहले भी है, तो नियमों के हिसाब से तो लगना चाहिए कि ये भी सार्वनामिक विशेषण है। यहीं पर थोड़ा सा पेंच है। याद कीजिए हमने शुरू में क्या नियम देखा था? हाँ, वो पुरुषवाचक और निजवाचक वाले। बिल्कुल, कि पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, तू, हम वगैरह और निजवाचक सर्वनाम आप सामान्यतः सार्वनामिक विशेषण नहीं माने जाते। अब मेरा शब्द क्या है? वो मैं का रूप है, संबंध कारक। सही। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं का संबंध कारक रूप है मेरा, मेरी, मेरे। इसी तरह तुम्हारा, तू या तुमसे, उसका, वह से, हमारा, हमसे, आपका, आपसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा दोस्त में मेरा को हम सार्वनामिक विशेषण नहीं मानेंगे, क्योंकि वो पुरुषवाचक सर्वनाम मैं से बना है। जो पारंपरिक व्याकरण के नियम है ना, उनके अनुसार अक्सर इन्हें सार्वनामिक विशेषण की श्रेणी से बाहर रखा जाता है। अच्छा। तर्क ये दिया जाता है कि इनका मुख्य काम संबंध बताना है, सीधे सीधे संकेत करना या वैसी विशेषता बताना नहीं है जैसे यह, वह, कोई या कैसा बताते हैं। हालांकि माननी पड़ेगी बात के व्यवहार में ये काम तो विशेषण जैसा ही करते हैं। हाँ, वही तो। मेरा दोस्त में मेरा शब्द दोस्त को सीमित कर रहा है, उसकी पहचान बता रहा है। ये तो विशेषण का ही काम लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है। और इसीलिए थोड़ा विरोधाभासी हो जाता है, क्योंकि कई बार आपको उदाहरणों में मेरी गाड़ी या उसका घर जैसे प्रयोग मिल सकते हैं, जहां शायद उन्हें सार्वनामिक विशेषण बता दिया गया हो। हाँ, शायद इसीलिए कन्फ्यूजन होता है। क्या ऐसा है कि इस पर व्याकरण के जो जानकार हैं उनमें थोड़ी अलग अलग राय है? हाँ, ये बिल्कुल संभव है और अक्सर होता भी है। भाषा के नियमों में कुछ व्याकरण की किताबें शायद संबंध कारक रूपों को भी सार्वनामिक विशेषण मान सकती हैं,
खासकर जब वो संज्ञा से पहले आकर उसे इतने स्पष्ट रूप से निर्धारित कर रहे हों। लेकिन जो ज्यादा मानक या कह लें कि कठोर परिभाषा है, वो पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों और उनके रूपों को इस श्रेणी से बाहर रखती है। तो जब प्रतियोगी परीक्षाओं की बात आती है, तो वहां दिए गए विकल्पों और वो किस स्रोत सामग्री का अनुसरण कर रहे हैं, उस पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। कि ये, वह, कोई, जो, कौन और इनके यौगिक रूप ऐसा, वैसा, कैसा, जैसा वगैरह जब संज्ञा से ठीक पहले आए तो वो पक्के तौर पर सार्वनामिक विशेषण है। हाँ। लेकिन पुरुषवाचक मैं, तू और निजवाचक आप सर्वनामों और उनके संबंध कारक रूपों मेरा, तुम्हारा, आपका के मामले में थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि उन्हें अक्सर इस श्रेणी में नहीं गिना जाता, भले ही वो काम विशेषण जैसा करते दिखें। बिल्कुल, ये एक व्यवहारिक नियम है जिसे ध्यान में रखा जा सकता है। तो अगर हम पूरी चर्चा का एक सार निकालें तो क्या निकलता है? हाँ, एक क्विक रिकैप करते हैं। पहला, सर्वनाम जब संज्ञा से ठीक पहले आकर उसकी विशेषता या संकेत दे तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। सही। दूसरा, पुरुषवाचक मैं, तू, हम, तुम, वह, वे और निजवाचक आप सर्वनाम सामान्यतः इस परिभाषा से बाहर रखे जाते हैं। उनके संबंध कारक रूप मेरा, तुम्हारा आदि भी अक्सर बाहर ही माने जाते हैं। ये ध्यान रखना है। तीसरा, ये मौलिक हो सकते हैं, जैसे यह, वह, कोई, या फिर यौगिक, जैसे ऐसा, वैसा, कैसा, जैसा। हाँ, ये 2 प्रकार थे। और चौथा, सबसे महत्वपूर्ण, इनकी पहचान के लिए शब्द का वाक्य में स्थान देखना है संज्ञा से ठीक पहले, और उसका काम देखना है, संज्ञा की ओर संकेत या विशेषता बताना। हाँ, मुझे लगता है इन सब उदाहरणों और स्पष्टीकरणों से सार्वनामिक विशेषण का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी हद तक साफ हो गया होगा। ये विषय मतलब पहली नज़र में जितना मुश्किल लगता है ना, नियमों और उदाहरणों को ध्यान से देखें तो उतना मुश्किल रहता नहीं है। मुख्य बात है सर्वनाम और विशेषण के बीच की इस दिलचस्प भूमिका को समझना। सही कहा आपने। और ये समझना सिर्फ व्याकरण के नियम जानने के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि अपनी भाषा को ज्यादा साफ और सटीक तरीके से इस्तेमाल करने के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल। कब सिर्फ वह कहना है और कब वह लड़का कहना है, इससे अर्थ में फर्क आ सकता है। बिल्कुल, स्पष्टता के लिए ये छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं। अच्छा, तो यहाँ पर एक विचार छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए, जिस पर वो और सोच सकते हैं। हाँ। हमने बात की कि पुरुषवाचक सर्वनामों के संबंध कारक रूप मेरा, तुम्हारा, उसका वगैरह को अक्सर सार्वनामिक विशेषण नहीं माना जाता। हाँ जी। लेकिन हम जानते हैं कि भाषा तो लगातार बदलती रहती है और प्रयोग जो है वो नियमों को प्रभावित करते हैं। हाँ, ये तो है। तो क्या लगता है, क्या भविष्य में इनके विशेषण जैसे प्रयोग को देखते हुए इन्हें भी सार्वनामिक विशेषण की श्रेणी में ज्यादा स्पष्ट रूप से शामिल कर लिया जाएगा, या फिर व्याकरण की शुद्धता के नाम पर ये भेद है ये हमेशा बना रहेगा? ये सोचने वाली बात है। भाषा का विकास और नियमों की स्थिरता, इनके बीच का ये जो तनाव है यह हमेशा दिलचस्प होता है। इस पर सोचने से ना व्याकरण को एक रटी रटाई चीज की तरह नहीं, बल्कि एक जीवित बदलती हुई चीज के रूप में देखने में मदद मिलती है। बहुत ही दिलचस्प विचार है, इस पर जरूर सोचना चाहिए। नमस्कार। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के एक अहम हिस्से की, जी, संख्यावाचक विशेषण। हाँ, वो शब्द जो हमें संख्याओं के बारे में बताते हैं, गिनती, तादाद। बिल्कुल। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, लगता है किसी गाइड बुक से लिए गए हैं, शायद प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। अच्छा। इनमें काफी सारे सवाल जवाब और उदाहरण दिए गए हैं इन्हीं संख्यावाचक विशेषणों पर। तो ये तो अच्छा स्रोत है समझने के लिए। हाँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन्हीं स्रोतों को आधार बनाकर जरा गहराई से समझा जाए कि ये होते क्या हैं और कैसे काम करते हैं। बिल्कुल, कितने प्रकार के होते हैं, वाक्यों में पहचान कैसे होती है। कोशिश रहेगी कि ये थोड़ी दिलचस्प बातचीत हो, बोरिंग लेक्चर ना लगे। हाँ हाँ, जरूर। व्याकरण मजेदार भी हो सकता है। तो फिर शुरू करें? बिल्कुल। अच्छा, तो सबसे पहली बात, ये संख्यावाचक विशेषण आखिर हैं क्या भला? देखिए, जैसा कि नाम से जाहिर है, संख्यावाचक मतलब संख्या बताने वाले। हाँ, संख्या बताने वाले शब्द। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या, उसकी गिनती बताते हैं। जैसे? उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए श्रोत में ही उदाहरण थे, 4 आदमी या 10 दिन। अच्छा, तो यहाँ आदमी कितने? 4। दिन कितने? 10। तो ये 4 और 10 शब्द हो गए संख्यावाचक विशेषण। समझ गई। ये संज्ञा की गिनती बता रहे हैं। बिल्कुल। और ये भी याद रखना चाहिए कि विशेषणों के जो मुख्य प्रकार हैं, जैसे गुणवाचक, सार्वनामिक, परिमाणबोधक, हाँ हाँ, वो 4 प्रकार
उनमें से ही है कि ये संख्यावाचक भी है। इसका काम ही गिनती या संख्या को स्पष्ट करना है। ठीक है। और इन स्रोतों में एक बात बार बार आ रही है कि संख्यावाचक विशेषणों के भी प्रकार होते हैं, मोटे तौर पर 2 तरह के। हाँ, ये मुख्य वर्गीकरण है। 2 बड़े हिस्से हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित और अनिश्चित। जी, निश्चित मतलब जो एकदम पक्की तय संख्या बताए, जैसे 2, 4, 10, पक्का पता कितना। बिल्कुल। और अनिश्चित मतलब जहां संख्या पक्की ना हो, अंदाजा हो बस। जैसे कुछ, कई, हाँ, कुछ लोग, कई किताबें, सब लोग। यहाँ गिनती तो है पर कितनी ये तय नहीं है। गोलमोल सी बात है। ठीक है। तो पहले इन निश्चित वालों को थोड़ा और खोलते हैं। हाँ, निश्चित संख्यावाचक। जहां संख्या एकदम पक्की है, जैसे स्रोतों में उदाहरण भले पड़े हैं, 25 रुपए, बिल्कुल, निश्चित। 4 पुस्तकें, 1 पुस्तक, 9 रस, 4 कुर्सियां। जी, इन सब में संख्या एकदम साफ है, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन क्या बात यहीं खत्म हो जाती है या इसमें और भी कुछ है? नहीं, यही तो बात और दिलचस्प होती है। ये जो निश्चित संख्या बताने वाले शब्द है ना, हाँ। ये भी कई अलग अलग अंदाज में संख्या बताते हैं। मतलब इनके भी उप प्रकार हैं। अरे वाह, निश्चित के अंदर भी प्रकार, ये तो मैंने सोचा नहीं था। जैसे? हाँ, स्रोत में इनका जिक्र है। सबसे पहला और आम है गणनावाचक। गणनावाचक? हाँ, गणना मतलब गिनती, कार्डिनल नंबर्स जिन्हें कहते हैं अंग्रेजी में। अच्छा, तो जैसे सीधी गिनती, 1 2 3 7 10 20। बिल्कुल सीधी काउंटिंग। जैसे स्रोत में वाक्य था, एक लड़का स्कूल जा रहा है। यहाँ एक क्या है? गणनावाचक। हाँ, सिर्फ गिनती बता रहा है। या सिर्फ 3, 7, ये सब गणनावाचक हैं। ठीक है, ये तो सरल है। अगला प्रकार कौन सा है? अगला है क्रमवाचक, ऑर्डिनल नंबर्स। क्रम मतलब ऑर्डर। हाँ, जो क्रम या स्थान या पोजीशन बताए। लाइन में कौन कहाँ खड़ा है। अच्छा, जैसे? पहला, दूसरा, तीसरा। बिल्कुल, पहला, दूसरा, चौथा, 8वां, 10वां, 5वां, ये सब। इसके उदाहरण भी थे शायद स्रोत में। हाँ, कई थे। जैसे मैंने प्रतियोगिता में दूसरा स्थान पाया। यहाँ दूसरा गिनती नहीं, स्थान बता रहा है। सही। या पहली पुस्तक वापस करो। हाँ, पहली। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। समझ गई। तो पहला हो गया गणना, दूसरा हो गया क्रम। जी। और भी है निश्चित में? हाँ, एक और है आवृत्तिवाचक। आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी। हाँ, या मल्टीप्लिकेटिव कह सकते हैं। ये गुणा या दोहराव दिखाते हैं। कितनी गुना? ओहो, जैसे दुगना, तिगुना, चौगुना। बिल्कुल, दुगना, तिगुना, चौगुना, 100 गुना। जैसे वाक्य था, सोहन तुमसे चौगुना काम करता है। हाँ, या 100 गुना लंबा। यहाँ संख्या एक मल्टीपल के रूप में है। दिलचस्प। तो गणना हो गई, क्रम हो गया, आवृत्ति हो गई, और एक और है समुदायवाचक या समूहवाचक। कुछ जगह इससे समुच्चय बोधक भी कहा गया है। समुदाय मतलब ग्रुप। हाँ, जो एक समूह या झुंड का बोध कराए। कलेक्टिव नाउन्स जैसे दोनों, तीनों, चारों। बिल्कुल, दोनों, तीनों, चारों, ये एक समूह बता रहे हैं। या जैसे दर्जन, 1 दर्जन केले मतलब 12 केले का समूह। सही। 2 दर्जन का उदाहरण था स्रोत में, यहाँ दर्जन समूह बता रहा है। अच्छा, स्रोत में सतसई का भी जिक्र था, वो भी इसी में आएगा? हाँ, सतसई मतलब 700 दोहों का संग्रह। तो ये भी एक तरह से समूह या समुच्चय बता रहा है। स्रोत ने उसे समुच्चय बोधक कहा है। तो समुदाय या समुच्चय मतलब समूह बताने वाले। जी। और एक आखिरी प्रकार भी है निश्चित में। एक और? कौन सा? प्रत्येक बोधक, डिस्ट्रीब्यूटिव। प्रत्येक मतलब हर एक। हाँ, जो समूह में से हर एक इकाई का अलग अलग बोध कराए। जैसे? प्रत्येक छात्र को पुरस्कार मिला। हाँ। या हर एक व्यक्ति, या 2-2 आम खा लो। अच्छा, मतलब समूह के हर सदस्य पर जोर। बिल्कुल, ये वितरण दिखाता है। वाह, तो ये निश्चित संख्यावाचक भी अपने आप में काफी फैला हुआ है। गणना, क्रम, आवृत्ति, समुदाय और प्रत्येक। जी हाँ, ये इसके मुख्य उपभेद हैं। ठीक है, ये तो हुई निश्चित संख्यावाचक की बात। अब आते हैं उस दूसरी बड़ी कैटेगरी पर, अनिश्चित संख्यावाचक। हाँ, जहां संख्या पक्की नहीं है, थोड़ी गोलमोल है। बिल्कुल, यहाँ हमें पता तो होता है कि गिनती है, पर ठीक ठीक कितनी ये नहीं पता। और इसके लिए शब्द कौन से इस्तेमाल होते हैं? स्रोतों में तो कई दिख रहे थे। कुछ? हाँ, कुछ, सब, कई, हजारों, अनेक, अनगिनत, थोड़ा, जरा सा, ढेर सारे। 50, सैकड़ों, चंद,
ये सब अनिश्चितता दिखाते हैं। ये सब अनिश्चित संख्यावाचक है। हाँ, ये अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अहम बात है। क्या? बात यह है कि ये शब्द जो अनिश्चित संख्या बताते हैं, ये आमतौर पर ऐसी संख्याओं के साथ आते हैं जिन्हें गिना जा सकता है। मतलब काउंटेबल नाउन्स के साथ? बिल्कुल, गणनीय संख्याएं। उदाहरण से समझाइए। जरूर। जैसे स्रोतों से ही लेते हैं। जी। कुछ लोग गिने जा सकते हैं। हाँ, 1 लोग, 2 लोग गिन सकते हैं। ठीक, सब लोग, कई दर्शकगण, 50 लोग, सैकड़ों लोग, चंद रुपए, कई लोगों, ढेर सारे खिलौने, कुछ बच्चे। दर्शक, रुपए, खिलौने, बच्चे, ये सब गिने जा सकते हैं। बिल्कुल। तो चूंकि ये संज्ञाएं गणनीय हैं, इनके साथ लगे ये शब्द कुछ, सब, कई, 50, सैकड़ों, चंद, ढेर सारे, ये सब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। अच्छा, ये बात पकड़ में आई। अगर चीज गिनी जा सकती है तो कुछ, कई वगैरह संख्यावाचक होंगे। तो फिर कंफ्यूजन कहाँ होता है? आपने कहा था लोग गलती करते हैं। हाँ, कंफ्यूजन तब होता है जब यही शब्द जैसे कुछ, थोड़ा, जरा सा, ऐसी चीजों के साथ आते हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता। अगणनीय, अनकाउंटेबल। जैसे दूध, पानी, चीनी, आटा, जानकारी, ईमानदारी। क्या आप इन्हें गिन सकते हैं? 1 दूध, 2 पानी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्हें तो मापते या तौलते हैं। सही कहा। तो जब ये शब्द कुछ, थोड़ा, जरा सा इन अगणनीय चीजों के साथ आते हैं, तब ये संख्या नहीं बताते। तो क्या बताते हैं? तब ये मात्रा या परिमाण बताते हैं। क्वांटिटी। और तब इन्हें कहते हैं परिमाण बोधक विशेषण। अरे, मतलब थोड़ा दूध लाओ। यहाँ दूध गिना नहीं जा सकता, तो थोड़ा शब्द मात्रा बता रहा है, संख्या नहीं। इसलिए ये परिमाण बोधक है। और कुछ लोग आए थे। यहाँ लोग गिने जा सकते हैं, तो कुछ अनिश्चित संख्या बता रहा है, इसलिए ये संख्यावाचक है। कमाल है। तो कुछ या थोड़ा शब्द अपने आप में फिक्स नहीं है, ये इस पर निर्भर करता है कि वो किसके साथ लगा है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा पेंच है। आपको संख्या देखनी होगी गणनीय है या अगणनीय। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ बच्चे गणनीय हैं, तो कुछ संख्यावाचक। सही। मुझे कुछ चीनी चाहिए, यहाँ चीनी अगणनीय है, तो कुछ परिमाण बोधक। एकदम सही पकड़ा। और स्रोत में इस बात का जिक्र भी है। एक जगह लिखा है कि किसी आयोग ने पहले कुछ लोग में कुछ को परिमाणवाचक मान लिया था। अच्छा, गलती से? हाँ, पर बाद में उसे सुधारा गया, क्योंकि लोग तो गणनीय हैं, तो ये कन्फ्यूजन होता है। तो क्या सभी व्याकरण लिखने वाले इस बात पर सहमत हैं कि ये संख्या और परिमाण अलग-अलग है? ज्यादातर तो यही भेद मानते हैं, लेकिन स्रोत में कामता प्रसाद गुरु का एक मत भी दिया है। हाँ, क्या कहा है उन्होंने? कि कुछ विद्वान, शायद वो खुद भी, परिमाण बोधक को संख्यावाचक के अंदर ही रखते हैं। मतलब उसे संख्यावाचक का ही एक भेद मानते हैं। ओहो, तो वर्गीकरण में भी मतभेद है। हाँ, ऐसा होता है व्याकरण में, लेकिन आमतौर पर और खासकर परीक्षाओं के नजरिए से गणनीय के साथ संख्यावाचक और अगणनीय के साथ परिमाण बोधक वाला भेद ही ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रचलित है। तो मतलब संदर्भ देखना सबसे जरूरी है। शब्द किस संज्ञा के साथ आया है। बिल्कुल, कॉन्टेक्स्ट इज किंग। ये तो बहुत ही अहम बात पता चली। अच्छा, अब मान लीजिए कोई वाक्य दिया है, उसमें पहचान ना हो, जैसे मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। यहाँ 10 शब्द है, किसके लिए आया है? दिन के लिए, और दिन गिने जा सकते हैं। हाँ, और 10 एक निश्चित संख्या है या अनिश्चित? निश्चित है, पक्की संख्या है। तो 10 क्या हुआ? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। बिल्कुल। और अगर थोड़ा और अंदर जाएं, तो ये सीधी गिनती है, इसलिए निश्चित में भी ये गणनावाचक है। वाह, अच्छा। एक और वाक्य, कितने प्रश्न करने हैं। इसमें कितने कितने ये किसके बारे में पूछ रहा है? प्रश्नों के बारे में। प्रश्न गिने जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। क्या कितने कोई निश्चित संख्या बता रहा है? नहीं, ये तो पूछ रहा है। संख्या बताई नहीं गई है। तो फिर संख्या से जुड़ा है पर निश्चित नहीं है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक हुआ। हाँ, इसे अनिश्चित संख्यावाचक की श्रेणी में रखेंगे। ये संख्या के बारे में अनिश्चितता व्यक्त कर रहा है। समझ गई। तो अब अगर हम पूरी बात को समेटें। हाँ, तो हमने देखा कि संख्यावाचक विशेषण वो शब्द हैं जो गणनीय संज्ञाओं की संख्या बताते हैं। और इनके 2 मुख्य प्रकार हैं, निश्चित और अनिश्चित। जी, निश्चित में पक्की संख्या होती है और अनिश्चित में अंदाजा होता है। और निश्चित के भी कई रंग हैं, गणना, क्रम, आवृत्ति, समुदाय, प्रत्येक। हाँ,
वो संख्या बताने के अलग-अलग तरीके हैं। और जो सबसे बड़ा सबक मुझे मिला वो कुछ थोड़ा जैसे शब्दों का है। हाँ, कि संज्ञा देखनी पड़ेगी, गणनीय या अगणनीय। उसी से तय होगा कि वो संख्यावाचक है या परिमाणबोधक। बिल्कुल। ये बारीकियां समझना जरूरी है, खासकर अगर कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा हो। और ये भी कि वर्गीकरण में हल्के फुल्के मतभेद हो सकते हैं, जैसे कामता प्रसाद गुरु वाली बात। हाँ, पर मूल सिद्धांत समझना जरूरी है। तो अब ये सब जानकर इसका मतलब क्या है? ठीक है, ये नियम हमें पहचानना सिखाते हैं, परीक्षाओं में मदद करते हैं, पर क्या इसका रोजमर्रा की भाषा में भी कोई फायदा है? बिल्कुल है। जब आप इन बारीकियों को समझते हैं तो आप भाषा का इस्तेमाल ज्यादा सटीक तरीके से कर पाते हैं। कैसे? आप चुन सकते हैं कि कब आपको एकदम स्पष्ट होना है और कब थोड़ी अस्पष्टता रखनी है। आपको पता होता है कि 2 और दूसरा में क्या फर्क है, कुछ और 50 में क्या फर्क है। हाँ, बात में वजन आता है। पता होता है कि हम क्या कह रहे हैं। जैसे मुझे 5 मिनट चाहिए और मुझे बस कुछ मिनट चाहिए, दोनों का असर अलग है। बिल्कुल, भाषा पर नियंत्रण बढ़ता है। तो एक सवाल जो मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी वो ये है, अगली बार जब हम अनिश्चित संख्या वाले शब्द बोलें या लिखें, कुछ, कई, थोड़े, ज्यादा, तो क्या हम एक पल रुककर सोच सकते हैं क्या सोचने के लिए? कि क्या हम सिर्फ एक अंदाजा दे रहे हैं या हमारे चुने हुए शब्द हमारी बात के असर को, उसकी गंभीरता को भी बदल रहे हैं? जैसे कुछ लोगों ने आपत्ति की और सैकड़ों लोगों ने आपत्ति की, क्या इनमें सिर्फ संख्या का फर्क है? नहीं, जाहिर है बात की गंभीरता का भी फर्क है। बिल्कुल। तो शायद इन बारीकियों पर ध्यान देने से हम अपनी भाषा को और ज्यादा सोच समझकर और ज्यादा प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने। भाषा सिर्फ व्याकरण नहीं, संवाद का असर भी है। बिल्कुल। चलिए, इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। जी, नमस्कार। आज हिंदी व्याकरण की दुनिया में एक दिलचस्प गोता लगाने वाले हम लोग। जी बिल्कुल। हमारा विषय है परिमाणवाचक विशेषण। सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे, व्याकरण वाला। हाँ, लगता है। पर यकीन मानिए, ये हमारी रोज की बातचीत का एक बहुत अहम हिस्सा है। सही बात है। हमारे पास कुछ बढ़िया नोट्स हैं और साथ ही वो अलग-अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए सवालों से जुड़ी जानकारी भी है। यूपीएसएससी, यूपीपीसीएस वगैरह। हाँ, काफी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के सवाल हैं इसमें। तो आज हम इन्हीं स्रोतों को जरा खंगालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये परिमाणवाचक विशेषण आखिर हैं क्या भला, इन्हें पहचानते कैसे हैं और इनका असली मतलब क्या है। चलें शुरू करें? जरूर। तो सबसे पहले एकदम बुनियादी बात, ये परिमाणवाचक विशेषण होता क्या है? देखिए, बहुत सरल शब्दों में अगर कहें तो ये वो शब्द हैं जो किसी चीज की मात्रा, मतलब क्वांटिटी, अच्छा, या उसके नाप तौल के बारे में बताते हैं। नाप तौल। हाँ, ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगते हैं। व्याकरण में उसे विशेष्य कहते हैं, है ना? हाँ, विशेष्य। तो ये उसके साथ लगकर हमें ये आइडिया देते हैं कि वो चीज कितनी है। कितनी? वजन में या माप में? हाँ। वजन में, लंबाई चौड़ाई में, या फिर कभी-कभी बस अंदाजे से। अच्छा, यानी कितना का जवाब देने वाले शब्द। जैसे मान लीजिए मैं कहूं 2 किलो चीनी। बिल्कुल सही, एकदम सही पकड़ा। 2 किलो यहाँ चीनी की मात्रा बता रहा है। हमारे स्रोतों में ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं, जैसे 4 मीटर कपड़ा, हाँ, 8 बीघा जमीन। ये सब किसी न किसी चीज की नाप या मात्रा ही तो बता रहे हैं। हाँ, और वाक्यों में भी उदाहरण है। मैंने देखा एक जगह लिखा है, दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। जी, तो यहाँ 4 लीटर दूध की एकदम पक्की मात्रा हो गई। निश्चित मात्रा, बिल्कुल। या फिर एक और था, मोहन 4 किलो बर्फी तुलवा रहा था। यहाँ 4 किलो बर्फी का वजन हो गया। ये तो वो उदाहरण हुए जहां मात्रा बिल्कुल साफ साफ पता चल रही है। हाँ। लेकिन सोचिए, हमेशा ऐसा नहीं होता। हाँ। मान लीजिए कोई कहे पहाड़ों पर बहुत वर्षा होती है। अच्छा, हाँ, बहुत वर्षा। इससे ये तो पता चल रहा है कि वर्षा ज्यादा होती है, पर ठीक कितनी? 10 सेंटीमीटर, 20, ये नहीं पता। बिल्कुल। तो क्या ये भी परिमाणवाचक है? एकदम। और यहीं से बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। कैसे? परिमाणवाचक विशेषण के आप कह सकते हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। अच्छा। हमारे स्रोत भी यही बताते हैं। 2 प्रकार? अच्छा, कौन से हैं ये? पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित? हाँ, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये वो शब्द हैं जो किसी चीज की एकदम सटीक,
फिक्स्ड, निश्चित मात्रा या नाप-तौल बताते हैं। इसमें कोई शक या अंदाजा नहीं होता। अच्छा, जैसे हमारे पिछले उदाहरण 2 किलो चीनी, 4 लीटर दूध, जी और वो वाला मेरे कुर्ता पाजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। हाँ, ये सब निश्चित है। बिल्कुल, इनमें मात्रा एकदम तय है। और उदाहरण देखिए, 50 गज जमीन, हाँ 10 लीटर पानी, ठीक है। 2 किलो सेब, इन सब में मात्रा बिल्कुल स्पष्ट है। हमें पता है कि जमीन कितनी है, पानी कितना है, सेब कितने वजन के हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया। निश्चित मतलब पक्का पता है कितना। और दूसरा प्रकार? दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित मतलब जो निश्चित ना हो। हाँ, ये वो शब्द है जो मात्रा का सिर्फ अंदाजा देते हैं, कोई पक्की संख्या या नाप नहीं बताते। अच्छा, ये बताते हैं कि कोई चीज कम है, ज्यादा है, थोड़ी है, बहुत है, पर ठीक-ठीक कितनी ये नहीं बताते। अच्छा, जैसे वो बहुत वर्षा वाला उदाहरण था। बिल्कुल वही। और कौन से उदाहरण है इस तरह के? कई हैं, जैसे ज्यादा या कम। स्रोत में वाक्य है, आज मुझे बहुत काम है। हाँ, ये तो रोज बोलते हैं हम। है ना? काम है ये पता है, ज्यादा है ये भी पता है, पर कितना? 2 घंटे का, 10 घंटे का, ये स्पष्ट नहीं है। सही बात है। या फिर थोड़ी सी नमकीन खरीद लाओ। हाँ कितनी? 1 पाव, 100 ग्राम, नहीं पता, बस थोड़ी सी। हाँ हाँ। या जैसे कोई कह दे, शायद आज आप ज्यादा व्यस्त हैं, या आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है। ये ज्यादा, थोड़ी सी, ये सब अनिश्चित हो गए। एकदम। इसी तरह सब धन, कितना धन नहीं पता, काफी चीनी। मेरी चाय में काफी चीनी है। हाँ। थोड़ा सा दूध, अधिक दूध, ये सब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अच्छा। एक और बहुत अच्छा उदाहरण है स्रोत में, मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा। हाँ, पूरा सुख। ये वाकई दिलचस्प है। इस पर थोड़ी देर में आते हैं। जरूर। लेकिन पहले एक सवाल, ये अक्सर दिमाग में आता है, खासकर जब हम वो निश्चित वाले उदाहरण देखते हैं ना, हाँ, जैसे 2 किलो, 4 लीटर। ये संख्यावाचक विशेषण से कैसे अलग है? मतलब न्यूमेरिकल एडजेक्टिव से, क्योंकि दोनों में ही संख्या, नंबर इस्तेमाल होते दिख रहे हैं। हाँ, ये बहुत आम उलझन है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसका अंतर समझना जरूरी है। तो क्या है अंतर? देखिए, मुख्य अंतर इस बात पर निर्भर करता है कि जिस चीज की, मतलब जिस संज्ञा की बात हो रही है, उसे गिना जा सकता है या मापा या तौला जाता है। गिना जा सकता है या मापा तौला जाता है। अच्छा। हाँ, जिन चीजों को हम गिन सकते हैं, एक एक करके काउंट कर सकते हैं, जैसे लोग, किताबें, पेन, कुर्सियां, गाड़ियां, इनके साथ लगता है संख्यावाचक विशेषण। जैसे 4 लोग, 10 किताबें। ठीक है, काउंटेबल नाउन्स के साथ संख्यावाचक। बिल्कुल। और जिन चीजों को गिना नहीं जा सकता, आप दूध को गिन नहीं सकते, है ना? 1 दूध, 2 दूध। नहीं, बिल्कुल नहीं। पानी, चीनी, कपड़ा, जमीन, सोना, इन सब को मापा या तौला जाता है। हाँ, तो इनके साथ लगता है परिमाणवाचक विशेषण, जैसे 4 लीटर दूध, 2 किलो चीनी, 50 गज जमीन। अच्छा, तो फर्क इस बात में है कि चीज काउंटेबल है या मेजरेबल। बिल्कुल सही, यही मुख्य फर्क है। स्रोत में कोई उदाहरण है इसका? हाँ, एक बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे स्रोतों में जो इस अंतर को बिल्कुल साफ कर देता है। कुछ विकल्प दिए गए थे एक प्रश्न में। क्या थे? 50 गज जमीन, 2 किलो सेब, 10 लीटर पानी। ये तीनों तो परिमाणवाचक हुए। जमीन गज में, सेब किलो में, पानी लीटर में। सही। लेकिन एक और विकल्प था, अनगिनत तारे, तारे। स्टार्स। हाँ, उन्हें गिना तो जा सकता है, मतलब थ्योरेटिकली तो गिन सकते हैं, भले ही हम गिन ना पाएं। सही पकड़ा। बिल्कुल, क्योंकि तारों की गिनती संभव है, इसलिए अनगिनत यहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ओह, परिमाणवाचक नहीं। नहीं, परिमाणवाचक नहीं। ये दिखाता है कि मापा तौला जाना और गिना जाना यही मुख्य कसौटी है। वाह, ये तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया। शुक्रिया। चलो, अब एक और पहलू पर आते हैं। विशेषण का काम है विशेषता बताना। जी। किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की? जिसे हम विशेष्य कहते हैं। हाँ, विशेष्य। तो स्रोतों में एक वाक्य था, यह गाय अधिक दूध देती है। यहां ये जो अधिक शब्द है, ये किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की या दूध की? ये एक अहम सवाल है और विशेषण विशेष्य का संबंध समझने के लिए जरूरी है। यहाँ अधिक शब्द गाय की विशेषता नहीं बता रहा। गाय तो है, वो दूध देती है। हाँ, पर दूध कितना देती है? अधिक। तो ये अधिक शब्द दूध की मात्रा की विशेषता बता रहा है। अच्छा, तो दूध की विशेषता है अधिक। जी हाँ। तो इस वाक्य में दूध हुआ विशेष्य
और अधिक हुआ उसका परिमाणवाचक विशेषण। और क्योंकि मात्रा निश्चित नहीं है तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, जैसे अगर वाक्य होता काला घोड़ा दौड़ रहा है, तो काला घोड़े की विशेषता है, घोड़ा विशेष्य, काला गुणवाचक विशेषण। बिल्कुल। वैसे ही अधिक दूध में अधिक दूध की विशेषता, दूध विशेष्य, अधिक परिमाणवाचक विशेषण। एकदम सही समझा आपने। विशेषण हमेशा अपने विशेष्य के बारे में ही कुछ बताता है, चाहे गुण बताए, संख्या बताए या फिर परिमाण बताए। यहां तक तो सब ठीक चल रहा है, बढ़िया समझ आ रहा है। चलिए, अच्छा है। लेकिन एक जगह थोड़ी कंफ्यूजन हुई मुझे। स्रोत में कुछ शब्द दिए हैं, केवल, अनुमानतः, सर्वथा, हाँ, मैंने भी देखा। और उन्हें भी परिमाणवाचक की श्रेणी में रखा गया है। ये थोड़ा चौंकाने वाला लगा मुझे, क्योंकि ये सीधे सीधे किलो या मीटर में तो कुछ नहीं बता रहे। इनका क्या चक्कर है? हाँ, ये थोड़ा सूक्ष्म बिंदु है, सटल है, और ये दिखाता है कि परिमाण का अर्थ सिर्फ वजन या माप तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। ये शब्द जैसे केवल, अनुमानिता, सर्वथा, ये सीधे तौर पर मात्रा की इकाई मतलब यूनिट नहीं बताते। हाँ। लेकिन ये भी किसी क्रिया या स्थिति की मात्रा या कह लें हद, एक्सटेंट या डिग्री को दर्शाते हैं। हद या डिग्री कैसे, जरा समझाएंगे? सोचिए, केवल, ओनली, इसका मतलब क्या है? सिर्फ इतना, है ना? ये एक सीमा तय करता है, मात्रा को सीमित करता है। हाँ, लिमिट करता है। अनुमानितः मतलब लगभग इतना, ये मात्रा का सटीक नहीं पर एक अनुमान दे रहा है। ठीक है। सर्वथा मतलब पूरी तरह से, ये पूर्णता की मात्रा या डिग्री बता रहा है। अच्छा। तो ये शब्द भी एक तरह से कितना या किस हद तक का जवाब दे रहे हैं ना? भले वो किलो लीटर में ना हो। हाँ, बात तो सही है, कितना का जवाब तो दे रहे हैं। इसीलिए इन्हें भी परिमाण के व्यापक अर्थ में शामिल किया जाता है। कुछ व्याकरण की किताबें इन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण भी मानती हैं, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता भी बताते हैं। पर यहाँ विशेषण के तहत इनकी चर्चा है। अच्छा, तो परिमाण का मतलब सिर्फ नाप तोल नहीं, बल्कि हद या सीमा या डिग्री भी हो सकता है। ये तो सोचने का नया नजरिया मिला जी। और अब आते हैं उस पूरा सुख वाले उदाहरण पर। वो मुझे बहुत दिलचस्प लगा था। वाक्य था, मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा। हाँ। सुख, अब सुख को तो ना किलो में तौल सकते हैं, नहीं, इन मीटर में नाप सकते हैं। फिर यहाँ पूरा परिमाणवाचक कैसे हुआ? ये तो भाव है। बिल्कुल, और यही इस विषय की खूबसूरती है। ये दिखाता है कि भाषा कितनी लचीली है। ये उदाहरण हमें बताता है कि परिमाणवाचक विशेषण सिर्फ भौतिक चीजों, मतलब जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, नाप तोल सकते हैं, जैसे दूध, कपड़ा, आटा, सिर्फ उनके लिए ही नहीं होते। इनका इस्तेमाल अमूर्त संज्ञाओं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के लिए भी होता है। अमूर्त संज्ञाएं मतलब भाव, अवस्थाएं, गुण। हाँ, बिल्कुल। जैसे सुख, दुख, प्यार, काम, फुर्सत, ज्ञान, इनकी मात्रा या तीव्रता बताने के लिए भी परिमाणवाचक विशेषण खूब इस्तेमाल होते हैं। यानी हम भावनाओं और अमूर्त चीजों को भी एक तरह से मात्रा दे देते हैं अपनी भाषा में। हाँ, भाषा ऐसा करती है। यहाँ पूरा सुख की कोई तय मात्रा नहीं बता रहा, किलो या लीटर में नहीं, बल्कि उसकी संपूर्णता, उसकी समग्रता का बोध करा रहा है। मतलब बहुत ज्यादा सुख, एक तरह से अनिश्चित मात्रा ही है ये। अच्छा। इसी तरह जब हम कहते हैं बहुत काम है, या थोड़ी सी फुर्सत मिली है, तो हम काम या फुर्सत को तौल नहीं रहे होते, पर हम उनकी मात्रा का अंदाजा देने के लिए बहुत या थोड़ी सी जैसे परिमाणवाचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और जैसे अधिक ज्ञान, कम चिंता। बिल्कुल, ये सब इसी के उदाहरण हैं। ये दिखाते हैं कि परिमाण का कॉन्सेप्ट कितना व्यापक है भाषा में। ये तो कमाल है, भाषा कैसे उन चीजों को भी पकड़ लेती है जिन्हें मापना मुश्किल है या शायद नामुमकिन है ना? हाँ। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो कुल मिलाकर हमने परिमाणवाचक विशेषण के कई पहलू देखे। जी। ये वो शब्द हैं जो बताते हैं कि कोई चीज कितनी है, मात्रा में, नाप में या तौल में। हमने देखा कि ये मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं, निश्चित, हाँ, जैसे 2 किलो 4 मीटर, एकदम सटीक, और अनिश्चित, जैसे बहुत, थोड़ा, ज्यादा, काफी, जो बस अंदाजा देते हैं। बिल्कुल। और हमने ये भी समझा कि ये संख्यावाचक विशेषण से अलग कैसे हैं। ये बहुत जरूरी था समझना। हाँ, वो काउंटेबल और मेजरेबल वाला फर्क। अगर चीज गिनी जा सकती है तो संख्यावाचक, और अगर मापी या तोली जाती है तो परिमाणवाचक। सही।
और शायद सबसे दिलचस्प बात ये सामने आई कि ये विशेषण सिर्फ ठोस भौतिक चीजों तक ही सीमित नहीं है। जी नहीं। भाषा इनका इस्तेमाल सुख, काम, फुर्सत, ज्ञान जैसी अमूर्त चीजों की मात्रा, हद या तीव्रता बताने के लिए भी करती है। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल मन में आता है, ये सब जानना, मतलब व्याकरण की इतनी बारीकी, ये जरूरी क्यों है? रोजमर्रा की बातचीत में क्या फर्क पड़ता है इससे? फर्क पड़ता है, जरूर पड़ता है। स्पष्टता का और सटीकता का, प्रिसिजन का। कैसे? देखिए, जब आप लिखते हैं या बोलते हैं तो सही विशेषण का चुनाव आपके विचार को ज्यादा प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में मदद करता है। आप कहना चाहते हैं थोड़े चावल या कुछ चावल, कम लोग या थोड़े लोग। व्याकरण की समझ यहाँ सही शब्द चुनने में मदद करती है। इससे आपकी भाषा में क्या कहते हैं, एक स्पष्टता आती है। हाँ, मतलब अपनी बात ठीक से पहुंचा पाते हैं। बिल्कुल। और हाँ, जैसा कि हमारे स्रोत दिखा रहे थे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं से थे, हाँ, अकादमिक रूप से और परीक्षाओं के लिहाज से भी ये एक महत्वपूर्ण विषय है। इन कॉन्सेप्ट्स को स्पष्ट रूप से समझना अच्छे अंक लाने में मददगार हो सकता है। ये बात भी सही है। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत जरूरी है ये सब। बिल्कुल। व्याकरण सिर्फ नियमों का बोझ नहीं है, ये भाषा को समझने और बेहतर इस्तेमाल करने का एक जरिया है, एक टूल है। बहुत खूब कहा आपने। तो जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। हमने देखा कि भाषा बहुत प्यार, थोड़ा डर, पूरा सुख जैसे भावों के लिए भी परिमाणवाचक शब्दों का इस्तेमाल करती है। तो क्या हम वाकई सच में इन गहरी, जटिल भावनाओं को किसी पैमाने पर नाप रहे होते हैं जब हम ऐसा कहते हैं? या फिर ये हमारी भाषा का बस एक तरीका है, एक कोशिश है उस अनुभव की तीव्रता, उसकी गहराई या उसकी हद को शब्दों में पकड़ने की, जिसे असल में शायद मापा ही नहीं जा सकता। ये सोचने वाली बात है। भाषा कैसे इन अमूर्त एहसासों को महसूस कराने के लिए मात्रा का सहारा लेती है, इस पर गौर करना काफी दिलचस्प हो सकता है। सोचिएगा जरूर। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण की गहराइयों में उतर रहे हैं और हमारा आज का विषय है विशेष्य। जी हाँ, विशेष्य। ये एक ऐसा शब्द है जो अक्सर हमें विशेषण के साथ सुनने को मिलता है, लेकिन इसकी अपनी एक पहचान है, अपनी अहमियत है और कभी-कभी सीखने वाले इसमें मतलब थोड़ा उलझ जाते हैं। बिल्कुल। और इसी उलझन को सुलझाने के लिए आज हम कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे UPRO है, UPSI है या इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनो, इनमें जो सवाल पूछे गए ना, उनको अपनी बातचीत का आधार बना रहे हैं। सही बात है। मतलब असली दुनिया के उदाहरण, इनसे पता चलेगा कि असल में इसे कैसे समझा जाए। हाँ, तो हमारा लक्ष्य सिर्फ क्या कहते हैं परिभाषा रटना नहीं है, बल्कि इन उदाहरणों से विशेष्य कैसे काम करता है उसको समझना है ना, ताकि वाक्यों में पहचानना आसान हो जाए। बिल्कुल। और ये समझ सिर्फ परीक्षाओं के लिए नहीं, बल्कि भाषा अगर सही से इस्तेमाल करनी है उसके लिए भी जरूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये विशेष्य होता क्या है, अगर किसी को बिल्कुल बेसिक से समझाना हो? देखिए, बहुत सरल शब्दों में कहूं तो विशेष्य वो संज्ञा या सर्वनाम शब्द है जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, मतलब जिसकी कोई विशेषता बताई जा रही है। अच्छा। जो शब्द विशेषण बताता है उसको तो हम विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव। जो शब्द विशेषण बताता है उसको तो हम विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव। हाँ, तो विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वही है विशेष्य। अच्छा, मतलब जैसे अगर हम कहें बड़ा घर, तो घर के बारे में बता रहे हैं कि वो बड़ा है, तो यहाँ घर विशेष्य हो गया और बड़ा विशेषण। एकदम सही पकड़ा। बिल्कुल, यहाँ घर विशेष्य है क्योंकि उसकी विशेषता यानी बड़ा होना बताई जा रही है। या मान लीजिए नीली कमीज, तो कमीज विशेष्य और नीली उसका विशेषण। जी हाँ, ये अक्सर ऐसे जोड़ी में ही काम करते हैं, विशेषण और विशेष्य। ठीक है, ये बुनियादी बात तो समझ आ गई। अब जरा देखते हैं कि परीक्षाओं में इसे लेकर सवाल कैसे बनते हैं। एक सवाल मुझे याद आ रहा है, लजीज शब्द पर था। हाँ, पूछा था कि लजीज के लिए सबसे सही विशेष्य क्या होगा, और विकल्प थे माता पिता, भोजन, स्त्री, लड़का। हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है क्योंकि ये सिर्फ व्याकरण नहीं, शब्द के अर्थ और उसके इस्तेमाल पर भी निर्भर करता है। लजीज का मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट। हाँ, स्वादिष्ट। अब आप विकल्पों को देखिए, माता पिता, स्त्री, लड़का, ये क्या स्वादिष्ट होते हैं? नहीं। आमतौर पर स्वादिष्ट क्या होता है? भोजन। हम कहते हैं
आज का भोजन बड़ा लजीज था। बिल्कुल। तो यहाँ लजीज विशेषण स्वाभाविक रूप से भोजन यानी विशेष्य के साथ जुड़ता है। तो ये दिखाता है कि इनका संबंध सिर्फ नियम का नहीं बल्कि अर्थ का भी है। भाषा कैसे इस्तेमाल होती है उसका है। सही कहा। सिर्फ नियम जान लेना काफी नहीं है, समझना पड़ता है कि इस्तेमाल कैसे हो रहा है। अच्छा, एक वाक्य का उदाहरण लेते हैं। एक वाक्य था, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द्र हो उठे। इसमें विशेष्य पद कौन कौन से? ये थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है। हाँ, इसमें एक से ज्यादा है। चलिए वाक्य को तोड़कर देखते हैं। पहला हिस्सा देखिए, करुण पुकार। यहाँ किसकी बात हो रही है? पुकार की। कैसी पुकार? करुण पुकार। हाँ, तो पुकार यहाँ संज्ञा है, उसकी विशेषता करुण बता रहा है, तो पुकार एक विशेष्य हो गया। अच्छा। अब आगे बढ़िए, भक्त वत्सल भगवान। यहाँ किसकी बात हो रही है? भगवान की। हाँ, भगवान। कैसे भगवान? भक्त वत्सल। तो यहाँ भगवान संज्ञा की विशेषता भक्त वत्सल बता रहा है, तो भगवान भी एक विशेष्य हुआ। अरे वाह, मतलब एक ही वाक्य में कई विशेष्य और उनके अपने अपने विशेषण हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और यही तो भाषा की खूबसूरती है। ये विशेषण विशेष्य के जोड़े वाक्य को ज्यादा जानकारी वाला, ज्यादा सजीव बनाते हैं। सही बात है। अच्छा, अब कुछ ऐसे उदाहरण देखते हैं जहां शब्दों का एक समूह दिया जाता है और उसमें से विशेष्य पहचानना होता है। ये पैटर्न काफी आम है परीक्षाओं में। हाँ, ये पूछते हैं। जैसे एक समूह था, अनासक्ति, अनासक्त, अनुशंसित, अपमानित। इसमें विशेष्य कौन सा है और क्यों? यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना होगा। कौन सा शब्द किसी चीज, व्यक्ति या भाव का नाम है यानी संज्ञा है, और कौन सा शब्द उसकी विशेषता बता रहा है यानी विशेषण है। अब देखिए, अनासक्ति, इसका मतलब है लगाव न होना। ये एक भाव या अवस्था का नाम है, तो ये संज्ञा हुई और यहाँ विशेष्य का काम कर सकती है। ठीक है। जबकि अनासक्त का मतलब है वो व्यक्ति जिसे लगाव ना हो। ये किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है ना? तो ये विशेषण हुआ। हाँ, ये तो गुण बता रहा है। और अनुशंसित माने रिकमेंडेड, अपमानित माने इंसल्टेड, ये भी विशेषता बताने वाले शब्द हैं, विशेषण हैं। तो इस समूह में विशेष्य हुआ अनासक्ति। ये फर्क समझना वाकई जरूरी है कि कौन सा शब्द नाम है और कौन सा गुण या विशेषता। अच्छा, इसी तरह का एक और उदाहरण, आकाशीय, आकाश, आराध्य, आश्रित। इसमें बताइए। हाँ, यहाँ भी वही तरीका अपनाएंगे। आकाश, ये एक चीज का नाम है, स्काई, संज्ञा है, तो ये विशेष्य हो गया, सीधा सा है। हाँ। और आकाशीय, ये शब्द आकाश से ही बना है, ये आकाश की विशेषता बताता है। जैसे हम कहते हैं आकाशीय बिजली या आकाशीय घटना, तो आकाशीय विशेषण है। अच्छा। और आराध्य मतलब जिसकी आराधना की जाए, और आश्रित मतलब जो किसी पर निर्भर हो, ये भी विशेष का बताने वाले शब्द हैं, विशेषण है। तो यहाँ विशेष्य है आकाश। इससे एक और बात निकली जो आपने अभी कही कि कई बार विशेषण विशेष्य शब्दों से ही बन जाते हैं। हाँ। आकाश से आकाशीय। इसके कुछ और उदाहरण हैं क्या? हाँ, बिल्कुल है। ये तो भाषा में बहुत होता है। अक्सर हम संज्ञा शब्द में कोई प्रत्यय मतलब सफिक्स लगाकर विशेषण बना लेते हैं। जैसे अग्नि। अग्नि क्या है? विशेष्य है, संज्ञा। इससे विशेषण बनता है आग्नेय, जैसे आग्नेय चट्टान। हाँ, सुना है। या फिर आचार। आचार विशेष्य है, इससे विशेषण बनता है अचारी, जैसे अचारी पराठा या अचारी स्वाद। अच्छा। जल से जलीय, जैसे जलीय पौधे। भूमि से भौम, जैसे भौम जलस्तर। ये जानना शब्दों के रिश्ते को समझने में बहुत मदद करता है। ये तो बहुत ही उपयोगी बात बताई आपने। इससे तो वोकैबुलरी और शब्द कैसे बनते हैं दोनों की समझ पड़ती है। अच्छा, एक और तरह का समूह देखते हैं जहां शब्द थोड़े भाव या गुण जैसे लगते हों, जैसे पौष्टिक, पाठकीय, भावुक, विषाद। यहाँ विशेष्य कैसे पहचाने? हाँ, ये अच्छा सवाल है। यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए, पौष्टिक जैसे पौष्टिक आहार, पाठकीय जैसे पाठकीय सामग्री, भावुक जैसे भावुक इंसान। ये तीनों शब्द किसी न किसी संज्ञा की विशेषता बताने के काम आ रहे हैं। तो ये क्या हुए? विशेषण। बिल्कुल, ये विशेषण है। लेकिन विषाद का मतलब है गहरा दुख। अच्छा। ये खुद एक भाव का नाम है, एक भाववाचक संज्ञा है। इसलिए इस समूह में विषाद विशेष्य है। अच्छा, और इसका विशेषण क्या होगा?
इसका विशेषण होता है विषण्ण, जैसे विषण्ण चेहरा। समझ गया। अब एक और समूह था जिसमें उमा, कालिमा, मधुरिमा, महिमा थे। यहाँ कालिमा, मधुरिमा, महिमा भी तो भाव या गुण जैसे ही हैं। हाँ, ये वाला थोड़ा पेचीदा है। देखिए, उमा तो एक नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ये तो साफ तौर पर विशेष्य है। हाँ। अब कालिमा मतलब कालापन, मधुरिमा मतलब मिठास, महिमा मतलब बड़ाई, ये गुण या भाव तो है और व्याकरण के हिसाब से ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। लेकिन हो सकता है कि सवाल बनाने वाले ने दिए गए विकल्पों में उमा को सबसे स्पष्ट विशेष्य माना हो। कभी-कभी परीक्षाओं में सबसे सही चुनना होता है। पर हाँ, व्याकरण के नजरिए से कालिमा, मधुरिमा, महिमा भी संज्ञाएं ही हैं, पर उमा व्यक्तिवाचक होने के कारण सबसे अलग और स्पष्ट है। ठीक है, मतलब संदर्भ और विकल्प भी देखने पड़ते हैं। चलिए वाक्यों पर वापस आते हैं। एक बहुत आम वाक्य होता है जैसे राम बहुत बहादुर है। इसमें विशेष्य तो राम है और विशेषण बहादुर, पर ये बहुत क्या है? ये शब्द क्या कर रहे हैं? आप की बता रहा है कितना बहादुर, बहुत बहादुर। बिल्कुल। तो ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रविशेषण, एडवर्ब क्वालिफाइंग एन एडजेक्टिव। प्रविशेषण। हाँ, ये विशेषण के अर्थ को और तेज या साफ करते हैं। जैसे कमजोर विशेषण है और बहुत कमजोर में बहुत प्रविशेषण हो गया। तो ये जानना तो बहुत ही जरूरी है, खासकर परीक्षाओं के लिए जहां ऐसी छोटी छोटी बातों पर सवाल बन सकते हैं। कमाल है, भाषा कितनी गहराई से काम करती है। सही कहा। अच्छा, अब एक और वाक्य देखते हैं जो काफी लंबा और दिलचस्प है। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। इसमें तो कई सारे विशेषण विशेष्य लग रहे हैं मुझे। हाँ, ये वाक्य तो इस कॉन्सेप्ट का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। चलिए एक एक करके देखते हैं। ठीक है। पहला, बालक। कैसा बालक? भोला। तो बालक विशेष्य, भोले विशेषण। सही। दूसरा, डाकू। कैसा डाकू? क्रूर। डाकू विशेष्य, क्रूर विशेषण। बहुत अच्छे। तीसरा, हृदय। कैसा हृदय? कठोर। हृदय विशेष्य, कठोर विशेषण। शाबाश। और चौथा, भावना। कैसी भावना? कोमल। भावना विशेष्य, कोमल विशेषण। बिल्कुल सही। तो देखिए, इस एक ही वाक्य में 4 विशेष्य विशेषण के जोड़े हैं। ये दिखाता है कि कैसे हम इन जोड़ों का इस्तेमाल करके एक पूरी कहानी या तस्वीर बना सकते हैं। कमाल है। ये वाक्य तो अभ्यास के लिए एकदम परफेक्ट है। अच्छा, कुछ और छोटे छोटे वाक्य संरचनाएं भी हैं जिन पर शायद बात करनी चाहिए। जैसे कुछ वाक्यांश थे, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र। हाँ, ये तो अब शायद काफी साफ हो गया होगा। इनमें घर, आदमी और वस्त्र, ये तीनों क्या हैं? ये विशेष्य हैं, क्योंकि इनकी विशेषता बताई जा रही है, बड़ा, छोटा और नीला। जी। अच्छा, और अगर वाक्य हो वह श्रेष्ठ उपासक है? इसमें उपासक विशेष्य है, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो कैसा उपासक है, श्रेष्ठ। सही। और वाक्य दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, इसमें मुख्य विशेष्य। यहां प्राण के बारे में बात हो रही है। प्राण कैसे थे? आकुल। तो प्राण मुख्य विशेष्य हुआ। बहुत बढ़िया। और ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इसमें पानी के बारे में कहा गया है कि वो ठंडा है, तो पानी विशेष्य। और आखिरी, रमेश की पुस्तक पुरानी है। यहाँ पुस्तक की विशेषता है कि वो पुरानी है, तो पुस्तक विशेष्य है। बिल्कुल सही। वाह, मुझे लगता है इन सारे अलग अलग उदाहरणों से ये कॉन्सेप्ट काफी हद तक साफ हो गया है। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटना चाहें, तो वो कौन सी मुख्य बातें होंगी जो सुनने वालों को याद रखनी चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे जरूरी बातें ये हैं। पहला, विशेष्य वो संज्ञा या सर्वनाम है जिसकी विशेषता बताई जाती है। वो वाक्य का हीरो है जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है। दूसरा, विशेषण वो शब्द है जो उस हीरो की विशेषता बताता है। हाँ। तीसरा, पहचान हमेशा वाक्य या शब्दों के समूह के संदर्भ में करनी चाहिए। पूछना चाहिए कि किसके बारे में बात हो रही है और क्या बात हो रही है। सही। 6। पांचवा, एक ही वाक्य में कई विशेष्य विशेषण के जोड़े हो सकते हैं। हाँ, जैसे वो बालक और डाकू वाले वाक्य में था। जी। और छठा, प्रविशेषण को मत भूलिए। वो शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं,
जैसे बहुत, अत्यंत। हाँ, ये सारे बिंदु वाकई ध्यान में रखने वाले हैं। ये सिर्फ व्याकरण के नियम नहीं लगते अब, बल्कि ये दिखाते हैं कि हम असल में भाषा का इस्तेमाल कैसे करते हैं, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, उस पर जोर देने के लिए या उसकी बारीकियों को समझाने के लिए। बिल्कुल। और अगर प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से देखें तो इन कॉन्सेप्ट्स की साफ समझ आपको सही जवाब पहचानने में बहुत मदद करेगी। तो ये थी हमारी आज की बातचीत विशेष्य पर, और हमने इसे प्रतियोगी परीक्षाओं में आए सवालों के जरिए समझने की कोशिश की। उम्मीद है कि सुनने वालों को इससे इस विषय को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली होगी। और उम्मीद ये भी है कि ये समझ सिर्फ परीक्षा तक न रहे, बल्कि हिंदी भाषा के रोज के इस्तेमाल में भी काम आए, भाषा और साफ और सटीक हो। सही कहा। जाते जाते क्या आप श्रोताओं के लिए कोई ऐसा विचार छोड़ना चाहेंगी जिस पर वो सोच सकें, कुछ हटके? जरूर। एक बात पर कभी गौर किया है कि विशेषण सिर्फ वर्णन नहीं करते, वो अक्सर हमारे नजरिए को, हमारे परसेप्शन को बनाते हैं। अच्छा, कैसे? सोचिए, जब हम किसी के लिए सिर्फ डाकू शब्द का इस्तेमाल करते हैं और जब हम कहते हैं क्रूर डाकू, जैसा हमारे एक उदाहरण में था भी, तो सुनने वाले के मन में तुरंत क्या फर्क आता है? हाँ, क्रूर सुनते ही छवि ज्यादा नकारात्मक हो जाती है। बिल्कुल। कैसे सिर्फ एक विशेषण जोड़ देने से उस डाकू यानी विशेष्य की पूरी छवि बदल जाती है। भाषा में ये जो विशेषण और विशेष्य का साधारण सा दिखने वाला मेल है, यह हमारी सोच और हमारी भावनाओं को कितनी गहराई से दिशा देता है, इस पर सोचना काफी दिलचस्प हो सकता है। वाकई ये तो बहुत गहरा विचार है। शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, वो दुनिया को देखने का हमारा चश्मा भी तय करते हैं। बहुत खूब। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत। आज हम हिंदी व्याकरण की एक बहुत ही दिलचस्प और अहम कड़ी पर बात करने वाले हैं, विशेषण। जी। हमारे पास कुछ स्रोत सामग्री है, जैसे परीक्षाओं में पूछे गए सवाल और उनके जवाब, और इनके जरिए हम इसे समझेंगे। बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों को खंगाल कर विशेषण की बारीकियों को समझें। भाई ये हैं क्या, कितनी तरह के होते हैं, और भाषा में खासकर तुलना करते समय इनका इस्तेमाल कैसे होता है। हाँ, ताकि एक गहरी समझ बन सके। जी बिल्कुल। तो फिर शुरू करें। चलिए इस विषय की तहों में उतरते हैं। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये विशेषण होता क्या है? आसान शब्दों में अगर कहें तो ये वो शब्द हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ खास बताते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। उनकी कोई खूबी, कोई कमी, गुण या फिर संख्या, मात्रा, कुछ भी ऐसा बताएं। जैसे हमारे पास एक वाक्य है स्रोत से, ये तुम्हें बापू के अमूल्य गुणों से अवगत कराएगा। हाँ। तो यहाँ गुण तो संज्ञा हो गए, और गुण कैसे है? अमूल्य, मतलब अनमोल। सही। तो ये अमूल्य शब्द जो है वो गुणों की विशेषता बता रहा है, इसीलिए ये विशेषण है। अच्छा, एक और उदाहरण था, खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। काफी लंबा वाक्य है। हाँ, इसमें देखिए, घोड़ा क्या है? संज्ञा। हाँ, घोड़ा संज्ञा है। और घोड़ा कैसा है? वो खूबसूरत है, काला है और ईरानी भी है। बिल्कुल। तो ये तीनों शब्द, खूबसूरत, काला और ईरानी, ये तीनों ही घोड़े की विशेषता बता रहे हैं। विशेषण हुए। जी हाँ, ये तीनों विशेषण हैं। एक स्रोत भी इसी परिभाषा को सही बताता है। अच्छा, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जैसे यहाँ घोड़ा, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विशेष्य, मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो पिछले उदाहरण में घोड़ा जो है वो विशेष्य है। ओके, विशेषण और विशेष्य। हाँ, और एक और दिलचस्प बात है यहाँ पर। एक स्रोत इशारा करता है कि विशेष्य कभी-कभी सिर्फ एक शब्द नहीं होता, कोई क्रिया या पूरा संज्ञा वाक्यांश भी हो सकता है। अच्छा, ये तो थोड़ी गहरी बात हो गई। हाँ, मतलब हमेशा एक अकेला शब्द ही विशेष्य हो जरूरी नहीं। ठीक है, ठीक है। तो अब आते हैं विशेषण के प्रकारों पर। जी। ये कई तरह के होते हैं ना? जी हाँ। मुख्य रूप से 4 प्रकार माने जाते हैं। ओके, तो पहला कौन सा है? एक मुख्य प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण मतलब मात्रा, नापतोल। हाँ बिल्कुल, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये किसी चीज की मात्रा या नापतोल बताते हैं। जैसे एक वाक्य था स्रोत में, मुझे थोड़ा दूध चाहिए। अच्छा, थोड़ा दूध, तो यहाँ थोड़ा शब्द दूध की मात्रा बता रहा है। सही, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण है। इसी तरह 2 किलो आटा, बहुत चीनी, कम पानी, 1 ग्राम सोना, ये सब इसी में आएंगे। ठीक है, तो ये हुआ परिमाणवाचक।
और दूसरा अहम प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। संख्या मतलब गिनती। नंबर्स। हाँ बिल्कुल, ये संज्ञा की गिनती या संख्या बताते हैं। जैसे 4 लड़के, 10 किताबें। और इसके भी कई उप प्रकार होते हैं। उप प्रकार संख्यावाचक के अंदर भी। हाँ, जैसे एक है आवृत्तिवाचक विशेषण आवृत्ति मतलब रेपिटिशन। या गुना। हाँ, गुना वाला। ये बताता है कि कोई चीज कितने गुना है। जैसे तिगुना लगान। अच्छा, तिगुना, दुगनी मेहनत। हाँ, दुगनी मेहनत, चौगुना फायदा, ये सब आवृत्तिवाचक हैं। लेकिन एक स्रोत में एक दिलचस्प बात पता चली। क्या? कि सब कुछ शब्द आवृत्तिवाचक नहीं है। सुनने में शायद लगे, पर है नहीं। ओह, अच्छा, ये ध्यान रखने वाली बात है। सब कुछ आवृत्तिवाचक नहीं है। सही। और संख्यावाचक का कोई और उप प्रकार? हाँ, एक और है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित मतलब जब पक्का नंबर ना पता हो। बिल्कुल। जैसे एक वाक्य था, हजारों लोगों ने उसे देखा है। अब हजारों मतलब कितने हजार? पता नहीं, 2000, 10,000। हाँ, कोई पक्की संख्या नहीं है। तो ये हजारों शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, तो परिमाणवाचक, संख्यावाचक और कौन से प्रकार हैं? एक बहुत ही आम प्रकार है गुणवाचक विशेषण। ये तो हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। गुणवाचक मतलब जो गुण बताए। हाँ, गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था। ये सब, जैसे ईमानदार आदमी, बुरी आदत, लाल कपड़ा। बड़ा कमरा। हाँ, ये सब गुणवाचक है। और चौथा मुख्य प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। क्या ये सर्वनाम ही होते हैं? ये अच्छा सवाल है। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए, मामला ये है कि जब कुछ खास तरह के सर्वनाम मतलब पुरुषवाचक मैं, तू, वह और निजवाचक आप, स्वयं को छोड़कर। अच्छा, इनको छोड़कर। हाँ, इनको छोड़कर जब कोई दूसरा सर्वनाम किसी संज्ञा के ठीक पहले आ जाए। संज्ञा से ठीक पहले। हाँ, ठीक पहले आकर उसकी ओर इशारा करे या उसके बारे में कुछ बताए, तो वो सर्वनाम नहीं रहता, वो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, स्रोत में एक अच्छा उदाहरण है, वह खंभा गिर जाएगा। यहाँ खंभा संज्ञा है। हाँ। और वह शब्द खंबे से ठीक पहले आकर बता रहा है कि कौन सा खंभा गिरेगा, वह वाला। अच्छा, तो वो खंबे की तरफ इशारा कर रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ वह सार्वनामिक विशेषण है। और क्योंकि ये निश्चित रूप से बता रहा है, तो ये निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अगर वाक्य सिर्फ होता वह गिर जाएगा, तब वह सर्वनाम होता, क्योंकि वो किसी संज्ञा की जगह आया है। समझ गई। तो संज्ञा के ठीक पहले आकर उसकी तरफ इशारा करने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक निजवाचक को छोड़कर सार्वनामिक विशेषण है। एकदम सही। और एक स्रोत यही 4 मुख्य भेद बताता है: सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणबोधक। ओके, तो ये 4 मुख्य प्रकार हो गए। जी, लगभग सारे विशेषण इन्हीं में आ जाते हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि विशेषण बनते कैसे हैं? क्या ये हमेशा ऐसे ही होते हैं या बनाए भी जाते हैं? नहीं, कई विशेषण दूसरे शब्दों से बनते हैं, खास तौर पर संज्ञा शब्दों से। संज्ञा से विशेषण? हाँ, कैसे? हमारे स्रोतों में कई उदाहरण हैं। जैसे धर्म शब्द संज्ञा है, उससे विशेषण बनता है धार्मिक। हाँ, धार्मिक कार्य। बिल्कुल। या फिर पत्थर संज्ञा से पथरीला विशेषण, पथरीला रास्ता। सही। उत्साह से उत्साहित विशेषण, उत्साहित छात्र। मानव संज्ञा से मानवीय विशेषण, मानवीय व्यवहार। पिता संज्ञा से पैतृक विशेषण, पैतृक संपत्ति। हाँ, ये तो बहुत सारे हैं। जी। स्रोत में कुछ खाली जगह भरने वाले उदाहरण भी थे, जैसे रंग से रंगीन कपड़े। हाँ, और उपेक्षा संज्ञा से उपेक्षित विशेषण लोग। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि भाषा में जरूरत के हिसाब से नए विशेषण बनते रहते हैं। ठीक है। इसी से जुड़ा एक और शब्द है प्रविशेषण। ये क्या होता है? हाँ, प्रविशेषण ये भी काफी रोचक चीज है। ये वो शब्द होते हैं जो खुद विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। विशेषण की विशेषता मतलब विशेषण के बारे में भी कुछ बताते हैं। ये कैसे? हाँ, उदाहरण देखिए। स्रोत में एक वाक्य है, क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं। ठीक है। यहाँ साहसी शब्द क्या है? साहसी तो विशेषण है, क्षत्रियों की विशेषता बता रहा है। बिल्कुल। अब ये जो बड़े शब्द है, ये किसके बारे में बता रहा है? बड़े, साहसी। ये तो साहसी के बारे में बता रहा है कि वो कितने साहसी हैं। एकदम सही।
वो बता रहा है कि वो बहुत साहसी हैं। तो बड़े शब्द ने विशेषण साहसी की भी विशेषता बता दी। अच्छा, इसलिए बड़े यहाँ प्रविशेषण है। स्रोत में यह भी लिखा है कि पंडित कामता प्रसाद गुरु जैसे बड़े वैयाकरणों ने इसे अंतर्विशेषण भी कहा है। वाह, प्रविशेषण या अंतर्विशेषण, ये तो भाषा को और भी सटीक बनाता है। जी हाँ। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर मन में आता है, खासकर जब व्याकरण पढ़ रहे हो, क्या विशेषण हमेशा उस संज्ञा के लिंग और वचन के हिसाब से बदलते हैं? जैसे अच्छा लड़का, अच्छी लड़की। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब थोड़ा ध्यान से समझने वाला है। बताइए। एक स्रोत इस पर रोशनी डालता है। वो कहता है कि गुणवाचक विशेषण जैसे अच्छा, बुरा, काला, गोरा और सार्वनामिक विशेषण जैसे मेरा, तेरा, उसका, वैसा, ये विकारी होते हैं। विकारी मतलब जिनमें विकार आ सकते हैं, बदलाव आ सकता है। हाँ, बिल्कुल। यानी ये अक्सर विशेष्य संज्ञा के लिंग और वचन के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे आपने कहा अच्छा लड़का, लेकिन अच्छी लड़की, और बहुवचन में अच्छे लड़के। तो मतलब बदलते तो हैं। हाँ, ये वाले बदलते हैं, लेकिन सभी नहीं बदलते। वही स्रोत आगे बताता है कि परिमाण बोधक जैसे थोड़ा, बहुत, 2 किलो, 4 मीटर और संख्यावाचक विशेषण जैसे 1, 2, 4, 1000 कुछ, ये सामान्यतः अविकारी होते हैं। अविकारी मतलब हाँ। जिनमें बदलाव नहीं होता। हाँ, उनमें लिंग या वचन के हिसाब से बदलाव नहीं होता। जैसे हम कहते हैं 4 लड़के और 4 लड़कियां, 4 तो नहीं बदला। हाँ, ये तो है। या फिर 2 किलो आटा, आटा पुल्लिंग है, और 2 किलो दाल, दाल स्त्रीलिंग है, लेकिन 2 किलो तो वैसे का वैसे ही रहा। हाँ, ये बात सही है। लेकिन थोड़ा और थोड़ी का क्या? जैसे थोड़ा दूध पुल्लिंग और थोड़ी चीनी स्त्रीलिंग, यहाँ तो बदला। हाँ, कुछ परिमाणवाचक जैसे थोड़ा बहुत बदल जाते हैं, लेकिन 2 किलो 4 लीटर जैसे निश्चित परिमाण वाले अक्सर नहीं बदलते। इसीलिए ये कहना कि विशेषण हमेशा संज्ञा के लिंग के अनुसार बदलता है, ये कथन पूरी तरह सही नहीं है, जैसा कि स्रोत भी स्पष्ट करता है। ओके, तो कुछ बदलते हैं विकारी, कुछ नहीं बदलते अविकारी। बिल्कुल। एक और दिलचस्प बात आपने बताई थी कि कभी-कभी विशेषण खुद ही संज्ञा का काम करने लगते हैं। हाँ। ये कैसे होता है? हाँ, ये भाषा का लचीलापन है। स्रोत में एक अच्छा उदाहरण है इसका। विद्वान का सर्वत्र आदर होता है। विद्वान का सर्वत्र आदर होता है। अब देखिए, विद्वान शब्द असल में क्या है? ये एक गुणवाचक विशेषण है ना? जैसे विद्वान व्यक्ति। हाँ, गुण बता रहा है। लेकिन इस वाक्य में विद्वान का प्रयोग कैसे हुआ है? यहाँ ये सीधे एक संज्ञा की तरह इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब है विद्वान लोग या विद्वान व्यक्ति। यहाँ विद्वान ही कर्ता बन गया है जिसका आदर होता है। अच्छा, मतलब विशेषण ने ही संज्ञा की जगह ले ली। हाँ, बिल्कुल। और उसी स्रोत में संबंध कारक का, के, की के बारे में भी कुछ था। हाँ, वहाँ ये साफ किया गया है कि का के की जो संबंध कारक के चिन्ह हैं, वो हमेशा विशेषण की तरह काम नहीं करते। उनका मुख्य काम तो दो संज्ञाओं या सर्वनामों के बीच संबंध बताना है। जैसे राम का भाई। हाँ, कभी कभी वो संबंध बताते हुए विशेषण जैसा लग सकते हैं, पर वो उनका मुख्य काम नहीं है। ठीक है, ये भी स्पष्ट हो गया। अब आते हैं विशेषणों के एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम पर, तुलना करना, कंपैरिजन। जी हाँ। जब हमें दो या दो से ज्यादा चीजों या लोगों के गुणों की तुलना करनी होती है, तब विशेषण कैसे काम करते हैं? उनका रूप बदलता है क्या? हाँ, बिल्कुल बदलता है। तुलना करना विशेषणों का एक प्रमुख काम है और स्रोत के अनुसार तुलना के नजरिए से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी? पहली है मूलावस्था, पॉजिटिव डिग्री जिसे कहते हैं। मूलावस्था मतलब मूल रूप, बेस फॉर्म। हाँ, बिल्कुल। इसमें विशेषण अपने सामान्य मूल रूप में रहता है, कोई तुलना नहीं होती, बस किसी का गुण या दोष बताया जाता है। जैसे स्रोत में उदाहरण था कोमल। सिर्फ कोमल। हाँ, या वाक्य देखें, श्याम एक वीर बालक है। यहाँ वीर शब्द मूलावस्था में है, बस श्याम की विशेषता बता रहा है, किसी से तुलना नहीं कर रहा। ठीक है, ये हुई मूलावस्था। हाँ। और दूसरी अवस्था? दूसरी है उत्तरावस्था, कंपैरेटिव डिग्री। उत्तरावस्था। हाँ। इसमें उत्तर है, मतलब बाद वाला या बेहतर। हाँ, मतलब जब दो की तुलना हो। इसमें दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों की तुलना की जाती है और एक को दूसरे से कम या ज्यादा बताया जाता है। अच्छा, दो के बीच में। हाँ, इसके लिए अक्सर क्या होता है, विशेषण के अंत में तर प्रत्यय लगा देते हैं या फिर से अधिक, से कम जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। उदाहरण? जैसे स्रोत बताता है, कोमल की उत्तरावस्था है कोमलतर, मतलब
ज्यादा कोमल। ओके, कोमलतर। गुरु मतलब भारी या बड़ा कि गुरुतर। गुरुतर। हाँ, महान की महत्तर। महत्तर, समझ गई। और वाक्य में कैसे प्रयोग होगा? वाक्य में जैसे मोहन हलधर से अधिक सुंदर है। यहाँ मोहन और हलधर दो लोगों की सुंदरता की तुलना हो रही है। हाँ, और मोहन को ज्यादा सुंदर बताया गया है, तो ये उत्तरावस्था हुई। बिल्कुल। और तीसरी अवस्था? तीसरी और आखिरी अवस्था है उत्तमावस्था, सुपरलेटिव डिग्री। उत्तमावस्था। उत्तम मतलब सबसे अच्छा। हाँ, बिल्कुल। इसमें दो से ज्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना होती है और किसी एक को उन सब में सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाता है। अच्छा, मतलब सब में से एक, बेस्ट या वर्स्ट। सही। इसके लिए अक्सर विशेषण के अंत में तम प्रत्यय लगता है या फिर सबसे अधिक, सबसे कम जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। इसके उदाहरण? तर की जगह तम। हाँ, जैसे कोमल की उत्तम अवस्था है कोमलतम, मतलब सबसे कोमल। कोमलतम। गुरु की गुरुतम, सबसे भारी या सबसे बड़ा। गुरुतम। महान की महत्तम, सबसे महान। महत्तम। एक स्रोत न्यून यानी कम की उत्तमावस्था न्यूनतम, सबसे कम बताता है। न्यूनतम, हाँ, ये शब्द तो सुना है। मिनिमम। हाँ, और वाक्य में प्रयोग देखें। परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। अच्छा, यहाँ परमानंद की तुलना कक्षा के बाकी सभी छात्रों से हो रही है और उसे उन सब में सबसे होशियार बताया गया है, तो ये उत्तमावस्था है। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, ये 3 अवस्थाएं हो गईं तुलना की। जी हाँ। इसी से जुड़ा एक और शब्द आया था स्रोतों में, विधेय विशेषण। ये क्या है? ये अवस्था है या कुछ और? नहीं, ये अवस्था नहीं है। ये विशेषण के प्रयोग की जगह से जुड़ा है, मतलब वो वाक्य में कहाँ आ रहा है। जगह से? कैसे? देखिए, जब कोई विशेषण अपने विशेष्य के बाद आता है, मतलब पहले संज्ञा या सर्वनाम आए और फिर उसका विशेषण आए, अक्सर क्रिया के साथ, तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। विशेष्य के बाद? उदाहरण? हाँ, श्रोत में उदाहरण है, मेरा लड़का आलसी है। यहाँ विशेष्य कौन है? लड़का। हाँ, और उसका विशेषण आलसी कहाँ आया? लड़के के बाद आया, क्रिया है के साथ। अच्छा, लड़का आलसी है, हाँ, बाद में आया। तो ये आलसी यहाँ विधेय विशेषण है। इसी तरह मेरा घोड़ा काला है, यहाँ भी विशेष्य घोड़ा पहले आया और विशेषण काला बाद में। तो अगर विशेषण बाद में आए तो विधेय विशेषण, और अगर पहले आए तो जैसे आलसी लड़का या काला घोड़ा। हाँ, अगर विशेषण विशेष्य से पहले आता है, जैसे आलसी लड़का, तो उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण, ये प्रयोग की जगह पर निर्भर करता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आज हमने विशेषणों की दुनिया की काफी गहरी पड़ताल की है ना? हाँ, काफी कुछ कवर किया हमने। हमने समझा कि विशेषण क्या है, वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की खासियत बताते हैं। फिर उनके मुख्य प्रकार देखे, परिमाणवाचक जो मात्रा बताए, संख्यावाचक जो गिनती बताए, गुणवाचक जो गुण दोष रंग रूप बताए, और सार्वनामिक जो सर्वनाम से बनकर संज्ञा से पहले आए। फिर हमने जाना कि विशेषण दूसरे शब्दों से बनते कैसे हैं, खासकर संज्ञा से। हाँ। और वो मजेदार चीज प्रविशेषण, जो विशेषण की भी विशेषता बता देते हैं। हाँ, बड़े साहसी वाला उदाहरण। हाँ, और सबसे खास तुलना करने के लिए विशेषणों की वो 3 अवस्थाएं, मूलावस्था, सामान्य रूप, उत्तरावस्था, 2 में तुलना, और उत्तमावस्था, सब में तुलना। जी बिल्कुल, ये सब बातें विशेषण को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। सही में, विशेषण हमारी भाषा को सिर्फ संवारते ही नहीं है, बल्कि उसे ज्यादा सटीक बनाते हैं, स्पष्ट बनाते हैं और प्रभावशाली भी बनाते हैं। सही विशेषण का सही जगह पर इस्तेमाल करने से हमारी बात में वजन आता है, बारीकी आती है। ये हमारी अभिव्यक्ति का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल, एक विचार छोड़ जाते हैं। जिन स्रोतों पर हमने आज बात की, वो ज्यादातर परीक्षाओं के सवालों से थे। वहां तो व्याकरण की शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जरा सोचें, हम अपनी रोजमर्रा की बातचीत में, आम बोलचाल में इन नियमों का कितना ध्यान रखते हैं? क्या हम हमेशा सही विशेषण सही अवस्था में इस्तेमाल करते हैं, या अक्सर अनजाने में गलतियां कर जाते हैं? ये सोचने वाली बात है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें या कुछ लिखें,
तो जरा अपने इस्तेमाल किए गए विशेषणों पर गौर कीजिएगा, शायद कुछ नया सीखने को मिले। नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही कह सकते हैं दिलचस्प कड़ी पर बात करेंगे, विशेषण। जी नमस्कार। विशेषण, हाँ, ये वो शब्द हैं जो भाषा को असल में रंग देते हैं, मतलब उसमें जान डालते हैं। बिल्कुल। और आज हम ये समझने के लिए कुछ अभ्यास प्रश्नों और उनके जवाबों को देख रहे हैं। ये प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में आ चुके हैं, जैसे यूपीपीएससी ROARO, यूपीएसआई, बिहार पुलिस वगैरह में। हाँ, तो हमारा इरादा है कि इन स्रोतों से जो मुख्य बातें हैं, जो सार है, उसे निकालें ताकि विशेषण, प्रविशेषण और ये विशेष्य क्या होता है, ये सब थोड़ा और साफ हो जाए। तो मिशन एकदम क्लियर है। इन स्रोतों की मदद से विशेषण की दुनिया को खंगालना, समझना कि ये क्या है, कैसे काम करते हैं और वाक्यों में इन्हें पहचानते कैसे हैं। तो फिर शुरू करें। जरूर। सबसे पहली चीज बिल्कुल बेसिक, विशेषण आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की कोई खासियत बताए, वही विशेषण है ना? एकदम। जैसे हमारे स्रोतों में उदाहरण है अच्छा, तेज, भारी, सुंदर, कायर। ये सब किसी चीज या व्यक्ति के बारे में कुछ खास बता रहे हैं। बिल्कुल सही। ये भाषा को ज्यादा सटीक बनाते हैं। सोचिए ना, सिर्फ घोड़ा कहना और काला घोड़ा कहने में कितना फर्क आ जाता है। हाँ, तस्वीर एकदम साफ हो जाती है दिमाग में। लेकिन बात यही नहीं रुकती। कभी कभी हमें विशेषण की भी मतलब डिग्री बतानी पड़ती है। यहीं पर आते हैं प्रविशेषण। हाँ, प्रविशेषण। ये शब्द तो कमाल के हैं। मतलब ये विशेषण के भी ऊपर एक और परत चढ़ा देते हैं ना। यही मामला थोड़ा और दिलचस्प हो जाता है। सही कहा। जैसे एक उदाहरण था स्रोत में, ये आम बहुत मीठा है। अब देखो, मीठा तो विशेषण हो गया, आम की खूबी जी, पर वो कितना मीठा है? बहुत मीठा। तो ये जो बहुत है, ये हुआ प्रविशेषण, क्योंकि ये मीठा की भी क्वालिटी बता रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और भी उदाहरण है, जैसे कामिनी अत्यंत सुंदर है। यहाँ सुंदर विशेषण है, पर अत्यंत बता रहा है कि सुंदरता किस लेवल की है, तो अत्यंत हो गया प्रविशेषण। अच्छा। एक और बहुत अच्छा उदाहरण था, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। अरे वाह, सिंदूरी लाल, ये तो बहुत स्पेसिफिक हो गया। हाँ, यहाँ लाल तो विशेषण है ही, पर सिंदूरी ये बता रहा है कि लाल कैसा, मतलब लाल रंग की एक खास किस्म। तो सिंदूरी यहाँ प्रविशेषण का काम कर रहा है। ये तो कमाल का उदाहरण है। और भी थे शायद, जैसे क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, मैं बड़े। हाँ, और वह बहुत मधुर गाता है, मैं बहुत। यहाँ मधुर विशेषण है और बहुत प्रविशेषण। और एक था भारत की सबसे चौड़ी नदी, इसमें सबसे। जी हाँ, ये सब शब्द विशेषण के अर्थ को और ज्यादा या कम करते हैं, उसे और नुकीला बनाते हैं। सही। तो ये प्रविशेषण वाकई भाषा को गहराई देते हैं। अच्छा, तो हमने विशेषण समझा, फिर प्रविशेषण भी। हाँ। अब तीसरा कौन था? हाँ, विशेष्य। जी, ये विशेष्य क्या चाहिए थे? देखिए, विशेष्य वो संज्ञा या सर्वनाम शब्द है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, मतलब जिसके बारे में विशेषण कुछ कह रहा है। अच्छा। जैसे अगर हम कहें नीली कमीज, तो नीली विशेषण है और कमीज विशेष्य है, क्योंकि कमीज की विशेषता बताई जा रही है। हमारे स्रोतों में राम, गाय, घोड़ा जैसे उदाहरण थे, ये सब विशेष्य हैं। ओके, समझ गई। मतलब जिसकी तारीफ हो रही है या जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, वही विशेष्य है। तो ये तिकड़ी है, विशेषण, प्रविशेषण और विशेष्य। ये मिलकर वाक्य को पूरा मतलब देते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए इन्हें पहचानना जरूरी है, खासकर जब वाक्य थोड़ा लंबा या घुमावदार हो। हाँ, और हमारे पास जो प्रश्न थे, उनमें ऐसे अभ्यास भी थे। जैसे एक में सही विशेष्य विशेषण का जोड़ा पहचानना था। हाँ, याद है, उदय उदित वाला सही था। हाँ, और बताया था कि उत्साह का उत्साहित, उपज का उपजाऊ और इच्छा का इच्छित बनता है। इसी तरह एक और था जिसमें लिस्ट में आई थी, वायु का वाव्य, विवाद का विवादी, विकास का विकसित और विषाद का विषण। ये अभ्यास असल में शब्दों के रिश्ते समझने में मदद करते हैं। सिर्फ रटना नहीं, बल्कि समझना कि शब्द कैसे बनते हैं। बिल्कुल। एक और सवाल था जिसमें विशेष्य शब्द पहचानना था। ऑप्शन थे घाव, गर्वीला, घातक, गुलाबी। इसमें थोड़ा सोचना पड़ा। हाँ, इसमें क्या था? घाव विशेष्य है क्योंकि इसका विशेषण घायल होता है। बाकी तीनों, गर्वीला, घातक, गुलाबी, ये तो खुद ही विशेषण है। इनके विशेष्य है क्रमशः गर्व, घात और गुलाब। बहुत बढ़िया। और इसका ठीक उल्टा भी पूछा गया था। विशेषण पहचानना। हाँ, वो भी था। विकल्प थे अधीत, अंत, आदि, अंकुर। इसमें अधीत विशेषण है, मतलब पढ़ा हुआ। हाँ। इसका विशेष्य है अध्ययन। और बाकी?
बाकी अंत, आदि, अंकुर ये सब विशेष्य हैं। इनके विशेषण बनते हैं अंतिम, आदिम, अंकुरित। इन उदाहरणों से एक और बात निकली थी, पांडु शब्द वाली। स्रोत कह रहे थे कि ये शब्द विशेषण भी है और विशेष्य भी। ये कैसे होता है? हाँ, ये एक दिलचस्प नुक्ता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वाक्य में अपनी भूमिका बदल लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। पांडु का एक मतलब होता है पीला रंग। अच्छा, रंग मतलब गुण यानी विशेषण। बिल्कुल। और पांडु महाभारत के एक पात्र का नाम भी है, यानी संज्ञा। तो जब ये नाम की तरह इस्तेमाल होगा तो विशेष्य का काम करेगा। तो वाक्य से पता चलेगा। हाँ, जैसे पांडु वर्ण में ये विशेषण है, पीला रंग, और महाराज पांडु में ये विशेष्य नाम है। समझ गई। इसी तरह एक प्रश्न में सर्वसुलभ था, जहां दोनों ही शब्द विशेषण हैं। ऐसा भी होता है? जी हाँ, भाषा में ऐसी विविधता मिलती है। अच्छा, ये तो हुई पहचान की बात, पर ये विशेषण बनते कैसे हैं? स्रोत में था कि क्रिया से भी बन जाते हैं, जैसे खेलना से खिलाड़ी। हाँ, बिल्कुल बनते हैं। खेलना क्रिया है, खिलाड़ी उस क्रिया को करने वाले की विशेषता बता रहा है, तो वो विशेषण या संज्ञा बन गया। और संज्ञा शब्दों से तो बहुत सारे बनते हैं, जैसे प्रांत से प्रांतीय, आकाश से आकाशीय, और भी उदाहरण थे, चमक से चमकीला, जी, भारत से भारतीय, अर्थ से आर्थिक, गुलाब से गुलाबी, अग्नि से आग्नेय, ईश्वर से ईश्वरीय, उपन्यास से औपन्यासिक। लिस्ट लंबी है। मतलब भाषा में ये बनाने की पूरी व्यवस्था है। जी, और कभी-कभी उल्टा काम करना पड़ता है, विशेषण से उसका मूल शब्द खोजना होता है। हाँ, जैसे मानसिक का मूल शब्द पूछा था स्रोत ने, मनस बताया, हालांकि शायद कहीं मानस भी माना गया था। हाँ, वो कभी-कभी परीक्षा में थोड़ा फर्क हो जाता है, पर व्याकरण के हिसाब से देखें तो मूल मनस है। इसमें एक प्रत्यय लगा है। ये एक प्रत्यय वाला नियम बड़ा काम का है। हाँ, ये काफी शब्दों पर लागू होता है। जब एक जुड़ता है तो अक्सर शब्द के पहले स्वर में बदलाव आता है। वो या तो लंबा हो जाता है या उसकी वृद्धि हो जाती है। जैसे मनस का आ बन गया मानसिक, शब्द का आ बना शाब्दिक, दिन का ई ए बना दैनिक, धर्म का आ बना धार्मिक, मुख का औ बना मौखिक, अर्थ का आ बना आर्थिक। अच्छा, इसी से चरित्र से चारित्रिक बना होगा। बिल्कुल, और सूर्य से सौर। ये पैटर्न समझने से काफी आसानी हो जाती है। ये तो बहुत उपयोगी जानकारी है। अच्छा, अब जरा विशेषण के प्रकारों पर आए। मोटे तौर पर 4 तरह के बताए गए थे। पहला था सार्वनामिक विशेषण। जी, सार्वनामिक। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब शायद ये है कि जब कोई सर्वनाम, जैसे ये है, वह है, कोई, ऐसा जैसा, संज्ञा के ठीक पहले आकर उसकी तरफ इशारा करे या उसके बारे में कुछ बताए। बिल्कुल सही। जैसे यह घर मेरा है में यह घर के बारे में बता रहा है। इसी में संबंधवाचक भी आते हैं, जैसे वैसा। एक उदाहरण था, दोनों ने वैसा ही किया। यहाँ वैसा संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है। अच्छा, दूसरा प्रकार तो सबसे कॉमन लगता है, गुणवाचक। हाँ, गुणवाचक। जैसा नाम वैसा काम। ये संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था, स्थान सब बताता है। जैसे नया, पुराना, झूठा, सफेद, पीला, चौड़ा। और इसमें स्पर्श से महसूस होने वाले गुण भी आते हैं, जैसे कोमल, या स्थान बताने वाले, जैसे स्रोत में था इलाहाबादी अमरूद। हाँ, इलाहाबादी अमरूद की खासियत बता रहा है, तो ये भी गुणवाचक हुआ। जी, ये चीजों की एक तरह से तस्वीर खींच देते हैं हमारे मन में। तीसरा प्रकार था संख्यावाचक। ये तो नाम से ही साफ है, संख्या बताने वाला। हाँ, जैसे 4 आदमी, कुछ लोग, 30 दिन, सब छात्र, तीनों भाई, चारों दिशाएं। इसमें फिर 2 तरह के होते हैं, निश्चित संख्या जैसे 4, 30, तीनों, और अनिश्चित संख्या जैसे कुछ, कई, हजारों। एक उदाहरण था करोड़ों का घाटा। यहाँ करोड़ों अनिश्चित संख्या है। बिल्कुल। और एक और इसमें था समुदायवाचक, जैसे बैताल 25। ये 25 कहानियों के समूह को दिखा रहा है। अच्छा, और चौथा प्रकार था परिमाण बोधक। जी, परिमाण बोधक। ये उन चीजों की मात्रा या नाप तौल बताता है जिन्हें हम गिन नहीं सकते, बल्कि मापते या तोलते हैं। जैसे 2 सेर घी, सब धन, 10 हाथ जगह, 4 गज कपड़ा। इसमें भी निश्चित परिमाण 2 सेर 4 गज, और अनिश्चित परिमाण थोड़ा पानी, बहुत चीनी होता है। समझ गए। तो ये 4 मुख्य प्रकार हैं। इन्हें जानने के बाद वाक्यों को समझना थोड़ा आसान हो जाता है, चाहे वो कितने भी लंबे क्यों ना हो। हाँ, और स्रोतों में कुछ वाक्यों का विश्लेषण भी दिया गया था, वो काफी अच्छा था।
हाँ, वो समुद्री सांप वाला वाक्य लेते हैं। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। इसमें सब कुछ था। हाँ, जरा तोड़कर देखें। इसमें 3 विशेषण हैं। पहला समुद्री, किसके लिए? सांप के लिए। ठीक। फिर घातक और कीमती, ये किसके लिए? जहर के लिए। हाँ, जहर की विशेषता। तो 2 विशेष्य हो गए, सांप और जहर। बिल्कुल। और एक प्रविशेषण भी है। हाँ, बहुत। ये कीमती की इंटेंसिटी बता रहा है। देखा, एक ही वाक्य में विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण सब मौजूद है। वाकई। एक और वाक्य था, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। इसमें तो और भी ज्यादा चीजें थी। हाँ, इसमें गिनिए 4 विशेषण। सुगंधित किसके लिए? कस्तूरी के लिए। लोभी शिकारी के लिए, राजस्थानी हिरणों के लिए और अवैध शिकार के लिए। और 4 ही विशेष्य हैं, कस्तूरी, शिकारी, हिरणों, शिकार, हर कोई अपने जोड़ीदार के साथ। जी। और एक और उदाहरण था, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। ये थोड़ा सीधा लगता है। हाँ, पर इसमें भी 4 विशेषण हैं। भले, महान, ये दोनों लोग के लिए, और उचित, संयमित, ये व्यवहार के लिए। और 2 विशेष्य, लोग, व्यवहार। इन उदाहरणों से ये पैटर्न साफ हो जाता है। बिल्कुल। वाक्य कैसे बनते हैं और अर्थ कैसे निकलता है। अच्छा, इनके अलावा कुछ और चीजें भी थी, जैसे विशेषण उपवाक्य। हाँ, विशेषण उपवाक्य। ये क्या होता है कि वाक्य का एक हिस्सा ही विशेषण का काम करने लगता है। स्रोत में उदाहरण था, एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें विद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख हो। ये जो बाद वाला हिस्सा है, जिसमें विद्यालय की, ये पत्र की विशेषता बता रहा है। सही। इसलिए ये विशेषण उपवाक्य है। और सही विशेषण चुनना भी एक कला है। जैसे वो संतरा और लीची वाला सवाल था। हाँ, संतरा और लीची मौसमी फल हैं। मौसमी यहाँ सबसे सही बैठता है। या प्रतिभा संपन्न छात्र के लिए एक शब्द, मेधावी। बिल्कुल। और हाँ, वो आखिरी वाला पॉइंट बहुत जरूरी था, विशेषण और क्रिया विशेषण का फर्क। इसमें लोग अक्सर गड़बड़ करते हैं। हाँ, ये बहुत अहम है। स्रोत ने से अच्छे से समझाया था, एक ही शब्द कैसे अलग अलग काम करता है। जैसे सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, यहाँ अच्छा क्या है? यहाँ अच्छा शब्द चित्र, जो कि संज्ञा है, की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये विशेषण है। ठीक है। और दूसरा वाक्य था, रमा अच्छा गाती है। अब यहाँ देखिए, अच्छा शब्द गाने के तरीके यानी गाती है क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ अच्छा क्रिया विशेषण है। ये फर्क समझना वाकई जरूरी है। विशेषण संज्ञा सर्वनाम के लिए, क्रिया विशेषण क्रिया के लिए। एकदम। तो कुल मिलाकर आज की बातचीत में हमने विशेषण, प्रविशेषण, विशेष्य को समझा, उनके रिश्ते को देखा, उन्हें पहचानना सीखा और वाक्यों में उनका रोल समझा। जी हाँ। इन स्रोतों से एक बात तो साफ है कि विशेषण सिर्फ ग्रामर का रूल नहीं है। ये हमारी भाषा को ज्यादा एक्सप्रेसिव, ज्यादा सटीक और ज्यादा विविड बनाते हैं। सही कहा। और प्रविशेषण उसमें और 4 चांद लगा देते हैं। तो निचोड़ क्या निकला? यही कि विशेषणों को ठीक से समझना और इस्तेमाल करना हमारी बातचीत को, हमारे लिखने को ज्यादा असरदार बना सकता है। बिल्कुल। ये सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि रोजमर्रा की भाषा के लिए भी जरूरी है, बेहतर कम्युनिकेशन के लिए। सही कहा। और अब जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, जरूर। हमने देखा कि पांडु जैसे शब्द विशेषण भी हो सकते हैं और विशेष्य भी। वाक्य का संदर्भ हमें मदद करता है। पर सवाल यह है कि क्या भाषा में कोई और भी संकेत हो सकते हैं, शायद शब्द की बनावट में या वाक्य में उसकी जगह के आधार पर? कोई और नियम या पैटर्न जो हमें ऐसे दोहरी भूमिका वाले शब्दों का सही काम समझने में मदद कर सके? ये तो सोचने वाली बात है। बहुत अच्छा सवाल। इस पर विचार कीजिएगा। जरूर। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।